अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 476 से 480। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 476 द ब्रेकिंग ऑफ ड्रैगन फॉल्ट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 476 ड्रैगन फॉल्ट को तोड़ना। युनचे स्वयं एक असाधारण सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। अचानक उसे न तो दर्द महसूस हुआ और न ही उसे कोई आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हर चीज एक पल में गायब हो गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर इस समय हल्के से तैर रहा है और असीम आकाश में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच और अराजक स्थान के भीतर ऐसा लग रहा था मानो केवल उसका ही अस्तित्व बचा हो। प्रकृति की असीम राजसी और अतुलनीय शांत शक्तियां उसकी ओर उमड़ पड़ी। शक्तियों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसके शरीर में प्रवेश किया, उसकी चोटों को ठीक किया, उसकी गहरी ऊर्जा को बहाल किया और उसके शरीर को परिष्कृत किया। ऊर्जा की ये शक्तियां उसे परिचित फिर भी विदेशी लगी और वे पहले की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध थीं। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि हालांकि वे ऊर्जा की वही शक्तियां थीं, ऐसा लगता था मानो वे किसी अन्य की ऊर्जा की शक्तियां थी। अवस्था उसकी चेतना उसे बता रही थी कि उसके बुद्ध के महान मार्ग ने एक बार फिर सफलता हासिल की है और इस बार की सफलता अतीत की कुछ सफलताओं से बिल्कुल अलग थी। पहली कुछ सफलताएं एक ही चरण के भीतर स्तरों की सफलताएं कही जा सकती हैं, जबकि इस बार की सफलता वह विचित्र अनुभूति पूरी तरह से एक मंच से एक बड़े क्षेत्र की बहुत ऊंचे स्तर की सफलता थी। उस समय जब उन्होंने बुद्ध के महान मार्ग के तीसरे स्तर में सफलता हासिल की तो जैस्मीन ने एक बार उन्हें बताया था कि बुद्ध के महान मार्ग के हर 3 स्तर पर एक जल विभाजक था। पहले 3 को प्रवेश चरण क्षेत्र माना जा सकता है। चौथे में प्रवेश करने के बाद इसका अर्थ होगा मध्य चरण के दायरे में कदम रखना और एक नश्वर शरीर के साथ चौथे स्तर में कदम रखना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन था। फिर भी वर्तमान में अपनी पिछली सफलता से 3 साल की समयावधि के साथ वह पहले ही बुद्ध के महान मार्ग के चौथे स्तर में सफलतापूर्वक कदम रख चुका था, जिसे जैस्मिन ने स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन कार्य करार दिया था। बुद्ध के महान मार्ग की साधना युद्धों पर निर्भर नहीं थी, न ही यह गहन ऊर्जा के अस्तित्व पर निर्भर थी। इसका विकास मुख्य रूप से समझ और अंतर्दृष्टि पर निर्भर था। इन 18 महीनों में युची का बुद्ध का महान मार्ग मूल रूप से हर सेकंड प्रसारित हो रहा था और 80% से अधिक समय यह अपनी सबसे बड़ी डिग्री और उच्चतम सीमा पर परिसंचरण अवस्था में था। स्वर्ग और पृथ्वी की जितनी बड़ी मात्रा में शक्तियां अवशोषित हुई, उनकी गणना मुश्किल से की जा सकी। सूक्ष्म रूप से प्रकृति की शक्तियों के साथ उनका संचार और बुद्ध के महान मार्ग के प्रति उनकी समझ लगातार गहरी होती जा रही थी। वह अंततः चौथे स्तर की बाधा को तोड़ चुका था और बुद्ध के महान मार्ग के एक और बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रख चुका था। उनके शरीर का भी उच्च स्तर के बुद्ध के महान मार्ग द्वारा दिए गए बपतिस्मा से पुनर्जन्म हो रहा था और ये चरम स्तर का पुनर्जन्म था। युनचे द्वारा बुद्ध के महान मार्ग की सफलता के बाद उसके घावों के ठीक होने की गति भी तुरंत तेज हो गई। उसके शरीर पर लगे घाव नंगी आंखों से देखने पर तेजी से बंद हो रहे थे। युचे के खत्म होते घावों के माध्यम से जैस्मीन देख सकती थी कि उसका खून स्पष्ट रूप से पतले सुनहरे रंग के साथ मिश्रित था। बुद्ध के महान मार्ग का चौथा स्तर पौराणिक संतों के निकाय की ओर पहला कदम। उन्होंने वास्तव में 5 साल से भी कम समय में बिग ब्रदर से भी तेज गति से उपयोग किया था। चमेली हल्के से बुदबुदाए। वर्तमान में वह वास्तव में थोड़ी अस्वस्थ थी। अपने ज्ञान और अनुभव के बावजूद वह इस बार युची की सफलता से अभी भी बहुत आश्चर्यचकित थी। पहली 3 सफलताओं के लिए हालांकि युनचे ने उन्हें हमेशा अपनी भविष्यवाणियों से आगे रखा था, लेकिन उन्होंने उसे केवल थोड़ा चौंका दिया था। जबकि इस बार उसकी भावनाओं को वास्तव में सदमे शब्द के साथ वर्णित किया जाना था, क्योंकि बुद्ध के महान मार्ग के चौथे चरण में सफलता पहले 3 से पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। यद्यपि उनकी सफलता आयामी अशांति में 18 महीने की नरक जैसी साधना से संबंधित थी, जैस्मीन स्पष्ट रूप से जानती थी कि संपूर्ण कारण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कारण थे व्यापक क्षमता और भाग्य, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अराजक स्थान का उसके प्रति आकर्षण और पक्ष था। अन्यथा जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ अदला बदली की जाती है जिसके पास समान शरीर, समान ताकत, लेकिन अलग अलग व्यापक क्षमता और समान स्थानिक अशांति में तुलनात्मक रूप से सामान्य भाग्य होता है, तो 18 महीने के बारे में भूल जाएं, भले ही उसे 18 साल या 180 साल दिए गए हों या यहाँ तक कि 1800 वर्षों में भी उसके लिए बुद्ध के महान मार्ग के चौथे स्तर में प्रवेश करना बेहद कठिन होगा।
उसकी आंखों के सामने की सच्चाई ने जैस्मीन को बता दिया था कि यूचे की व्यापक क्षमता और उसकी किस्मत वास्तव में उसके भाई से कहीं आगे निकल गई थी। 4 घंटों में यूचे का शरीर पूरी तरह से परिष्कृत हो गया। उनके सिर के ऊपर का बुद्ध पगोडा गायब हो गया और उनके शरीर पर सभी बाहरी और आंतरिक चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गईं। उसने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उसकी पुतलियां चमक उठी। सुनहरी चमक का एक संकेत अतीत में चमक उठा। बहुत अच्छा। इस अत्यंत दुर्लभ अवसर पर जैस्मीन ने प्रशंसा के साथ सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इतनी जल्दी बुद्ध के महान मार्ग के चौथे स्तर में प्रवेश कर जाओगे। आप पहले से ही और भी उच्च स्तर की प्रकृति की शक्तियों को अवशोषित करने में सक्षम हैं। बुद्ध के महान मार्ग के चौथे स्तर का शोधन आपको 50,000 किलोग्राम की भुजा शक्ति प्रदान करता है। आपके शरीर की वर्तमान ताकत और पुनर्प्राप्ति गति ड्रैगन भगवान की रक्त रेखा से थोड़ी सी भी कमतर नहीं है। ड्रैगन भगवान की रक्त रेखा के एकीकरण के साथ, हालांकि शक्ति के मामले में आपके पास अभी भी बहुत कमी है, लेकिन आपके शरीर की ताकत आधे कदम वाले सम्राट से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। पुनर्प्राप्ति गति के आधार पर आपने वास्तविक सम्राट को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में आपको अपेक्षाकृत आसानी से परजेट्री का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि भले ही आपकी वृद्धि आश्चर्यजनक है, आपको रंबलिंग हेवन गेट को जल्दबाजी में सक्रिय नहीं करना चाहिए। बुद्ध के महान पद के पहले स्तर ने 2000 किलोग्राम की भुजा शक्ति प्रदान की। बुद्ध के महान पद के दूसरे स्तर ने 4000 किलोग्राम की भुजा शक्ति प्रदान की। बुद्ध के महान पद के तीसरे स्तर ने 10,000 किलोग्राम की भुजा शक्ति प्रदान की, लेकिन चौथे स्तर ने जो प्रदान की उसमें बहुत बड़ी छलांग थी, 50,000 किलोग्राम की भुजा शक्ति। हालांकि शरीर की ताकत में वृद्धि को सहज रूप से महसूस नहीं किया जा सकता था, फिर भी यह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक हद तक बांह की ताकत में वृद्धि के समान था। उनके वर्तमान शरीर, पुनर्प्राप्ति क्षमता और बुद्ध के महान मार्ग के स्तर के साथ सामान्य स्थानिक अशांति मूल रूप से अब उन्हें वास्तविक नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थी। वह बिना किसी दबाव को महसूस किए अपने भीतर रह सकता है, और अगर वह खुलकर भी सोए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। युनचे को महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर अतुलनीय रूप से हल्का था। उनकी दृष्टि और सुनने की क्षमता भी अधिक संवेदनशील हो गई थी। उसके विचारों में थोड़ी सी हलचल होने पर उसका शरीर ऊपर तैरने लगा। उसकी गहन शक्ति आकाश के गहरे दायरे में प्रवेश करने के बाद अंततः उसके पास उड़ने की क्षमता भी आ गई। 18 महीने की अवधि के भीतर उसकी गहन शक्ति लगातार 8 स्तरों को पार कर गई थी। वर्तमान में वह पहले से ही स्काई प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर था। 1.5 साल में वह अर्थ प्रोफाउंड के शिखर से अंतिम चरण स्काई प्रोफाउंड में पहुंच गया। यूचे ने ड्रैगन फॉल्ट को बुलाया और उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। 10,000 किलोग्राम वजन वाली एक भारी तलवार के रूप में उसे दोनों हाथों से चलाने पर भी भारीपन का एहसास होता था, लेकिन फिलहाल जब इसे एक हाथ से पकड़ा तो यह इतना हल्का लगा मानो इसका अस्तित्व ही न हो। उसने इस 18 महीने के नरक जैसे अनुभव को यूं ही नहीं सहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान ताकत प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। 18 महीनों की छोटी अवधि में इतनी वृद्धि के साथ ये किसी की भी अभिव्यक्ति को सदमे से फीका करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यूचे न तो बहुत हैरान था और न ही बहुत खुश था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में से केवल वह खुद ही जानता था कि उसने इन 18 महीनों में क्या अनुभव किया था। क्या प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क रुक गया है? यूचे ने आसपास देखा और जैस्मीन से पूछा। हालांकि इसे रुकना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की जगह पर रुका है, चमेली उत्तर दिया। लेकिन ये वह समस्या नहीं है जिसके बारे में आपको अभी चिंतित होना चाहिए। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि इस जगह को कैसे छोड़ा जाए। आपके पास 2 विकल्प हैं। यदि आप संरचना निर्माण की कला जानते हैं तो आप पत्थर के दरवाजे पर गहरी संरचना को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके पास ये क्षमता नहीं है तो आपके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, और वह है पत्थर के दरवाजे या दीवारों को बलपूर्वक तोड़ना। इस बात के संबंध में कि क्या युनचे को गहरी संरचनाएं बनाना आता था, जैस्मीन स्वाभाविक रूप से इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अगर युनचे इस जगह को छोड़ना चाहता था तो एकमात्र तरीका पत्थर के दरवाजे को तोड़ना था। हालांकि इस स्थान का प्रत्येक पत्थर और ईंट आदिम युग से आया था, ये कहा जा सकता है कि उनकी कठोरता की डिग्री एक सामान्य व्यक्ति की समझ से कहीं अधिक है। युनचे ने केवल 18 महीनों की स्थानिक अशांति का अनुभव किया था और उसका शरीर पहले ही अनगिनत बार घायल हो चुका था। यदि ड्रैगन भगवान की काया और बुद्ध के महान मार्ग का अस्तित्व नहीं होता तो वह पहले ही अनगिनत बार मर चुका होता।
जबकि यहाँ की ईंटों ने वास्तव में भगवान जाने कितने वर्षों की स्थानिक उथल पुथल का अनुभव किया था। हालांकि चाहे उसकी दृष्टि की रेखा कहीं भी पड़ी हो, उसे दरार या क्षति का एक संकेत भी नहीं मिला। हालांकि युनचे की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसने एक पत्थर का दरवाजा तोड़ दिया था जिस पर अनगिनत वर्षों की स्थानिक उथल पुथल एक खरोंच भी नहीं छोड़ सकती थी। चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो, ये बिल्कुल यथार्थवादी नहीं था। हालांकि अगर वह ये जगह छोड़ना चाहता था, तो यही उसका एकमात्र रास्ता था। उसे इसे आजमाना था, और शायद वास्तव में एक चमत्कार दिखाई देगा। यूचे ने ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया, अपने शरीर पर ताकत को महसूस किया जो इस हद तक दुर्जय थी कि उसके लिए खुद इस पर विश्वास करना मुश्किल था, और कहा, इस अवधि में मेरी ताकत और गहन शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। मैं वास्तव में इस पत्थर के दरवाजे को नुकसान पहुंचाने की संभावना रख सकता हूं। भले ही मैं केवल एक ही प्रयास में इसमें एक छोटा सा छेद कर सका, अगर मैं इसे लगातार जारी रखूंगा, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा। फिर इसे आजमाएं, जैस्मिन ने शांति से कहा, और धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा। पत्थर के दरवाजे की कठोरता की डिग्री के संबंध में स्वाभाविक रूप से वह इसे यूचे की तुलना में अधिक समझने में सक्षम थी। यहाँ तक कि यूचे की ताकत का वर्तमान स्तर भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह खुद यूचे की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। यूचे एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हल्के से सांस लेते हुए उसने बर्निंग हॉर्ट को सक्रिय किया और अपने दोनों हाथों से ड्रैगन फॉल्ट को उठाया। फिर उसकी बाहें तन गईं, गहन ऊर्जा एकत्रित हो गई, और उसने एक डूबता चंद्रमा तारा तोड़ दिया। बजना, एक अतुलनीय कान भेदी कर देने वाली ध्वनि बजी। युनचे के कान ऐसे महसूस हुए मानो उन्हें धातु की सुइयों से छेदा गया हो। तीव्र दर्द के कारण उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी सुनने की क्षमता खो दी, क्योंकि एक अविश्वसनीय रूप से बड़े पलटाव ने, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, उन पर हमला कर दिया। यूचे की भुजाएं तुरंत सुन्न हो गईं और ड्रैगन फॉल्ट भी उसके हाथ से उड़ गया। फिर वह खनकार के साथ दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। युनचे को भी सीधे उड़ान भरते हुए भेजा गया, क्योंकि उसकी पीठ पीछे की दीवार से जोर से टकराई, जिससे वह टक्कर से पूरी तरह से अचंभित हो गया। इस अविश्वसनीय रूप से बड़े पलटाव से युनचे एक मोटा अनुमान लगा सकता था कि उसकी वर्तमान ताकत पहले से कितनी बड़ी हो गई है, और इस तरह के पलटाव से उसके मस्तिष्क और रक्त प्रवाह में मामूली और अस्थायी गड़बड़ी के अलावा उसे थोड़ी सी भी वास्तविक क्षति नहीं हुई। वह जल्दी से आगे बढ़ा, और उसकी नजर उस स्थिति पर पड़ी जहां पत्थर का दरवाजा ड्रैगन फॉल्ट से टकराया था, और वह स्थिति अब दर्पण जितनी चिकनी नहीं थी। इसके बजाय एक बेहद छोटा सफेद बिंदु दिखाई दिया था। हालांकि यह सफेद बिंदु इतना छोटा था कि अगर कोई ध्यान न दे तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। वास्तव में एक सफेद बिंदु दिखाई दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सफेद बिंदु को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल होने का कोई निशान नहीं मिला। यूचे के दिल में तुरंत खुशी उमड़ पड़ी। हालांकि यह महज एक बेहद छोटा सफेद बिंदु था, लेकिन इसका मतलब पहले से ही स्पष्ट था कि यह पत्थर का दरवाजा अभेद्य नहीं था, और वर्तमान में उसके पास पहले से ही इसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम ताकत थी, भले ही यह महज एक छोटा सा निशान था। कहने की जरूरत नहीं कि उसने पहले अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ओह, चमेली की दृष्टि रेखा उस सफेद बिंदु पर भी पड़ी। हल्के फुल्के जवाब के अलावा उसने कुछ नहीं किया किसी अन्य भावना को व्यक्त करें। मैं वास्तव में धीरे धीरे इस दरवाजे को तोड़ने में सक्षम हो सकता हूँ, यूचे ने उत्साह से कहा। स्थानिक उथल पुथल बंद हो गई थी, उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, और वर्तमान में वह इस जगह से भागने की उम्मीद देख पा रहा था। युनचे के लिए उत्साहित महसूस न करना असंभव था। उसकी हथेली तक पहुंचने पर ड्रैगन फॉल्ट पहले ही वापस उसके हाथों में उड़ चुका था। ड्रैगन फॉल्ट को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी चमक से चमक उठी। पुर्गेटरी, यूचे के शरीर से एक उथली गहरी रोशनी चमकी और उसकी आभा तुरंत हिंसक हो गई। उसकी आंखों में ताजा खून के समान लाल लाल चमक उठी। फीनिक्स की लपटें इस समय भी तेज हो गईं, और उन्होंने तेजी से ड्रैगन फॉल्ट के पूरे ब्लेड को अपनी चपेट में ले लिया। पर जेट्री अवस्था सक्रिय होने के साथ, हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा भारी महसूस हो रहा था, पहले की भावना की तुलना में उसके शरीर पर एक पहाड़ का दबाव पड़ रहा था और उसके अंग टूटने वाले थे। ये पूरी तरह से अलग था। उनका मानना था कि अगर उनकी गहरी ताकत सम्राट प्रोफाउंड दायरे में सफलता हासिल करने की थी, तो वह लापरवाही से और बिना दबाव के भी इसे इविल सोल और बर्निंग हॉर्ट की तरह बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। इस बार मैं निश्चित रूप से एक छोटी सी दरार को तोड़ने में सक्षम हूँ, यूचे आत्मविश्वास से गुर्राया। हर छोटी दरार के साथ एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इतनी बड़ी दरार को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा कि मैं बाहर निकल सकूं।
जैसे ही उनके शब्द गिरे, यूचे की आभा पहले ही चरम तक फैल चुकी थी। एक तेज गर्जना के साथ ड्रैगनफॉल्ट, जो फीनिक्स की लपटों से भरा हुआ था, अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर धराशायी हो गया। आकाश को नष्ट करना, पृथ्वी को नष्ट करना। बूम! पत्थर के दरवाजे के आसपास का स्थान पूरी तरह से डूब गया, मानो पूरी दुनिया एक पल के लिए हिल गई हो। युनचे ने भारी पलटाव को सहने के लिए आवश्यक तैयारी पहले ही कर ली थी। उस एक क्षण के दौरान जब ड्रैगनफॉल्ट और पत्थर का दरवाजा टकराया, उसी समय उसके हाथ सुन्न होने लगे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ अजीब तरह से हल्के हो गए हैं। बजना, ऊर्जा की हिंसक ताकतों को यूचे की ओर भेजा गया। बेरहमी से उस पर हमला किया गया, जिससे उसके मुंह से ताजा खून निकल आया। उसकी पीठ एक बार फिर पीछे की दीवार से जोर से टकराए, और टक्कर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार थी। ड्रैगनफॉल्ट एक बार फिर उसके हाथ से भी निकल गया था। हालांकि इस बार ड्रैगनफॉल्ट दो भागों में विभाजित हो गया था, जो दो अलग अलग दिशाओं में उड़ गया। विकृत स्थान के भीतर एक लंबी और दर्दनाक ड्रैगन रोने की आवाज से हड़कंप मच गया। दरअसल मूल सेटिंग्स में ड्रैगनफॉल्ट को यू जिंगहान द्वारा तोड़ दिया जाना चाहिए था जब उसने सन मून आपदा का उपयोग किया था। लेकिन अध्याय के दौरान जब ये झिंगान ने उन दोनों को बेहद तनाव में रहने के लिए मजबूर किया, तो मैं वास्तव में इस मामले को भूल गया था। तो इसे अब केवल यही तोड़ा जा सकता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 477, बर्फ की ज्वाला का पुनः उभरना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 477, बर्फ की लौ का फिर से उभरना। टकराना, टकराना। ड्रैगनफॉल्ट दो टुकड़ों में टूट गया। यूचे के बाईं और दाईं ओर जोर से उतरा, और अब कोई हलचल का संकेत नहीं दिखा। तलवार की नोक, जो एक क्रूर अजगर के सिर के आकार की थी, धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रही थी। ड्रैगन की आंखों से रोशनी पूरी तरह से फीकी पड़ गई और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। युनचे जमीन पर लेट गया, अपने सामने के दृश्य को एकटक देखता रहा, और काफी देर तक उसे होश नहीं आया। उसके बाद उसने ड्रैगनफॉल्ट को बुलाने का इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि ड्रैगनफॉल्ट नष्ट हो गया था, और उसके साथ तलवार के भीतर अभी भी अपरिपक्व आध्यात्मिक चेतना थी। तलवार ने उसके आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। युनचे उठ खड़ा हुआ। उसने ड्रैगनफॉल्ट के दो टुकड़ों को बिना कुछ बोले उठाया, और फिर एक कोने में बैठ गया, चुपचाप नष्ट हुई तलवार को घूरता रहा। 4 साल पहले उन्हें ड्रैगन गॉड के परीक्षण मैदान से ड्रैगनफॉल्ट प्राप्त हुआ था। बाद में इसे एज्योर प्रिमोडियल ड्रैगन की लंबे समय से चली आ रही भावना से एक शक्ति प्राप्त हुई, जो एक सम्राट प्रोफाउंड हथियार बन गया। इस पूरे समय में ये युनचे के साथ था, उसके साथ असंख्य बाधाओं का सामना किया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। ड्रैगनफॉल्ट युनचे के लिए एक और अंक के समान हो गया था, और उसका सबसे विश्वसनीय साथी भी बन गया था। उनकी प्रतिष्ठा प्रत्येक उपलब्धि के साथ बढ़ रही थी जो उन्होंने एक साथ हासिल की थी। लेकिन आज ये टूटा हुआ पड़ा है, और अपने ही हाथों से नहीं कम, अपनी ही ताकत के कारण टूट रहा है। आपकी ताकत पहले की तुलना में अब पहले से ही एक अलग दायरे में है। आखिरकार ये केवल एक सम्राट गहन हथियार था। आपकी वर्तमान शक्ति की स्थिति पहले से ही उसकी सहन शक्ति से कहीं अधिक है। इस पत्थर के दरवाजे में अद्वितीय कठोरता है, और यह व्यवहारिक रूप से आपके प्रहार की पूरी ताकत को प्रतिबिंबित करता है, जिससे ड्रैगनफॉल्ट टूट जाएगा। ये पूरी तरह से उचित है, चमेली ने सपाट स्वर में कहा। एक बार जब यूचे पुरजेट्री राज्य में प्रवेश कर गई, तो वह मूल रूप से इस परिणाम की भविष्यवाणी कर सकती थी। आह! यूचे ने एक लंबी आह भरी। उसने सावधानी से ड्रैगनफॉल्ट को उठाया। उसके हाथ धीरे धीरे तलवार के बर्फीले शरीर को सहला रहे थे, और धीरे से कहा, मेरे पुराने दोस्त, हम पहले ही इतने सालों तक एक साथ लड़ते रहे हैं। मुझे कम ही उम्मीद थी कि तुम ऐसा करोगे। मेरे ही हाथों से नष्ट हो गया। शायद यह इस तरह से बेहतर है। वैसे भी अब आपके लिए आराम करने का समय आ गया है। एक बार जब मैं ये स्थान छोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करने का एक तरीका सोचूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद यूचे ने ड्रैगनफॉल्ट रखा, और उसका दिल जल्द ही अपना संतुलन बहाल कर लिया। उसकी नजर दरवाजे के उस हिस्से पर पड़ी जिसे ड्रैगनफॉल्ट ने तोड़ दिया था। वहां अब कोई सफेद बिंदु नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह एक छोटी सी दरार दिखाई दी। यूचे की आत्मा हिल गई और वह तेजी से दरवाजे के करीब चला गया। उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया। पत्थर के दरवाजे की सपाट सतह पर एक छोटी सी दरार उभर आई थी। ये गैप केवल उसकी पिनकी के नाखून जितना चौड़ा था, और दरार की गहराई कागज की एक शीट की मोटाई के बराबर थी। हालांकि इसे कम से कम एक दरार के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन इससे युनचे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस छोटी सी दरार को महंगे दाम पर खरीदा गया था। ड्रैगनफॉल्ट का विनाश।
ड्रैगन फॉल्ट और उसके द्वारा अपने नंगे हाथों का उपयोग किए बिना ऐसी खामी को दोबारा बनाना असंभव होगा। कृपया उसे ढूंढें। इसके कारण युनचे, जो दरार को घूरते हुए विचारों में खोया हुआ था, ने हिंसक रूप से अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखने लगा। क्या हुआ? चमेली ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने वह आवाज फिर से सुनी। वही आवाज मैंने उस दिन सुनी थी जब हम पहली बार प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश कर रहे थे। यूचे ने खड़े होते हुए कहा। एक बार जब आयामी अशांति ने अपना हमला शुरू किया तो उसकी सारी ऊर्जा इसका विरोध करने में खर्च हो गई। उसने केवल विस्फोटों और अंतरिक्ष के फटने की आवाजें सुनी और कुछ नहीं। भले ही उस अवधि के दौरान आवाज ने उससे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन वह निश्चित रूप से आयामी अशांति से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों से घिरी हुई होगी। अब जबकि आयामी अशांति कम हो गई थी, वह अजीब अलौकिक आवाज, जिसका स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका, एक बार फिर सुनाई दी। वास्तव में आपने क्या सुना? चमेली ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यूचे ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले आवाज रुक रुक कर आती थी, बीच बीच में लंबे समय तक रुकती थी। ऐसा लग रहा था कि यह मुझसे किसी को ढूंढने और फिर उसे बचाने के लिए कह रहा है। इसमें स्काई पॉइजन पल का भी उल्लेख किया गया है। वही आवाज जिसने अभी अभी मुझसे दोबारा बात की, कृपया उसे ढूंढो कहा, फिर भी अनुरोध किया कि मैं किसी को ढूंढूं। उस आवाज में आकाश विश मोती का जिक्र था। जैस्मीन की आंखें चमक उठी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अभी के लिए आवाज पर ध्यान न दें। आप फिलहाल यहाँ फंसे हुए हैं और खुद को भी नहीं बचा सकते, किसी और को तो बचा ही नहीं सकते। आपको पहले इस जगह को छोड़ने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। युनचे ने अपना सिर हिलाया और फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। लंबे समय तक अपने दिमाग पर जोर देने के बाद उसने स्काई पॉइजन पल से फ्लेम ड्रैगन हॉट को पुनः प्राप्त किया, जिसे खाने के लिए वह हमेशा इच्छुक था। इसे पकाने के लिए फीनिक्स की लपटों का उपयोग करने के बाद उसने इसे नीचे गिराना शुरू कर दिया। 1 वर्ष से अधिक समय तक कुछ भी न खाने के बाद, भले ही उसका शरीर इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ था, उसका पेट बहुत पहले ही अत्यधिक भूख की स्थिति में पहुंच गया था। इससे पहले वह इतनी देर तक कभी भोजन के बिना नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी दोनों जिंदगियां भी गिन ली थी। युनचे ने जल्दी से अपना पेट भरा और भोजन के बाद ड्रैगन के खून का एक बड़ा कटोरा खाया। उसने अपना पेट रगड़ा और संतुष्टि की सांस ली, जिसके बाद उसने पूछा, जैस्मीन, मैं यहाँ कितने समय से हूँ? 18 महीने। 18 महीने। सोचने में ही इतना समय बीत गया। यूचे का चेहरा हैरानी से भर गया और उसने जल्दी से अपना सिर जैस्मीन की ओर घुमाया। अगर मैं इतने समय से यहाँ हूँ, तो जो मुहर तुमने खुद पर लगाई है, वह पहले ही खुल जानी चाहिए ना? जैस्मीन ने उसे शांत भाव से देखा और कहा एक ठंडी आवाज, क्यों? क्या आप इस स्थान को छोड़ने के लिए मेरी शक्ति उधार लेना चाहेंगे? यदि आपने अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर ली है, तो यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका होगा। युनचे ने कहा। उनका चेहरा आशा से भर गया और उन्होंने आगे कहा, आपको अपनी ताकत पर मुहर लगाए हुए 3 साल से अधिक समय हो गया है। इस मुहर की समय सीमा के संबंध में आपने शुरू में जो कहा था, उसके अनुसार अब तक आपकी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जानी चाहिए थी। यदि आप इस स्थान को छोड़ने के लिए मेरी ताकत पर भरोसा करना चाहते हैं, तो आपको विचार की उस श्रृंखला को छोड़ देना चाहिए। चमेली ने अपना मुंह फेर लिया और घबरा कर बोली, जब मेरी ताकत ठीक हो जाएगी, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको सूचित कर दूंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी ताकत अभी भी ठीक नहीं हुई है। युनचे के चेहरे पर निराशा झलक उठी, लेकिन ये भावनाएं जल्दी ही कम हो गईं। उसने जैस्मीन की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। वह उसकी ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया और उसे हल्के से गले लगाया, जबकि वह आश्चर्य से देख रही थी। ये जैस्मीन की उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था कि वह अचानक ऐसी कार्रवाई करेगा, और उसने अवचेतन रूप से इसके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसका शक्तिहीन शरीर यूचे के आलिंगन से मुक्त कैसे हो सकता था? वह गुस्से और थोड़ी उलझन के साथ चिल्लाए, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? बेशक मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। जुए को विदा करने के बाद मैंने सोचा कि मैं निश्चित रूप से मरने वाला हूँ। किसने सोचा होगा कि अप्रत्याशित रूप से मैं फिर से जीवित रहने में कामयाब रहा। अपना जीवन न खोने, आशा न खोने और निश्चित रूप से आपको न खोने की यह भावना वास्तव में महान है, इसलिए मुझे अचानक आपको गले लगाने की इच्छा हुई। उद्धरण चिन्ह ... मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, क्या मैंने तुम्हें मुझे गले लगाने की इजाजत दी? जैस्मिन ने कमजोर स्वर में संघर्ष करते हुए क्रोधित स्वर में कहा। युनचे ने मासूमियत से कहा, लेकिन गले लगाने में क्या बुराई है? उस समय मैंने तुम्हें चूमा भी था और तुम मुझसे उतने क्रोधित नहीं थे जितने अब हो। वह जिस चुंबन का जिक्र कर रहा था वह तब हुआ था जब वे फ्लेम ड्रैगन से मिले थे
और जैस्मीन ने इसे खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके शरीर में जहर बढ़ गया था और उसकी आत्मा का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था। उसे बचाने के लिए यूचे ने उसे मुंह से मुंह मिलाकर बड़ी मात्रा में अपना खून पिलाया था। बेशक जैस्मीन निश्चित रूप से नहीं भूलेगी कि क्या हुआ था। जब यूचे ने इसका जिक्र किया तो उसका शरीर अकड़ गया और उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। उसका क्रोध और हत्या का इरादा अचानक फूट पड़ा। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और इसके बजाय बेहद ठंडी आवाज में कहा, जाने दो। हालांकि भले ही उसने भयावह आभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अंत में उसके मन में युनचे के प्रति कोई सच्ची हत्या का इरादा नहीं था और यहाँ तक कि उसका क्रोध भी शर्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इससे युनचे के भीतर किसी भी प्रकार की भय की भावना पैदा नहीं हुई। युनचे के मुंह का कोना हिल गया और उसने जैस्मीन के चारों ओर अपनी पकड़ ढीली करते हुए धीरे से एक निराशाजनक ठीक कहा। जैस्मीन तेजी से पीछे हटी, गुस्से से भरे चेहरे के साथ युनचे की ओर देखा और कहा, यदि तुमने बिना अनुमति के मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो यह मत सोचना कि एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा हाथ काटने की हिम्मत नहीं करूंगी। युनचे ने अपनी नाक की नोक को दबाया और धीरे से सिर हिलाया। ओह, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। एक बार जब आप अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपको और अधिक गले नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए जब तक मेरे पास अभी भी मौका है, क्या मुझे आपको और अधिक गले नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कहने के बाद युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जैस्मीन की ओर बढ़ गया, ऐसी मुद्रा बनाकर संकेत दिया कि वह उसे एक बार फिर गले लगाएगा। आप, जैस्मीन ने अपने सफेद दांत पीस लिए, अपने छोटे हाथों को कसकर भींच लिया और एक रोने के साथ लाल रोशनी की किरण में बदल गई जो युनचे की आंखों से गायब हो गई और तुरंत स्काई पॉइजन पल में लौट आई। तुम उस तरह के व्यक्ति हो जो हमेशा लड़कियों को बरगलाता और धमकाता रहता है। मेरे बड़े भाई ने कहा था कि वह अत्यंत घृणित, दुष्ट है। अब तुम इस राजकुमारी के शरीर की ओर अपने शैतानी हाथ बढ़ाने का साहस करो। यदि नहीं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। HMPH। जैस्मीन ने अपना बड़बोलापन खत्म करने के बाद वह चुप हो गई और युनचे ने चाहे कुछ भी किया हो, उसने उसे अनदेखा कर दिया। युनचे पत्थर के दरवाजे के सामने बैठा था, उसकी आंखें छोटी सी दरार को घूर रही थी। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी सारी शक्ति भागने का उपाय सोचने में लगा दी। कुछ घंटों तक न हिलने डुलने के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और वे एक अजीब रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और अपनी हथेलियां अपनी जांघों पर ऊपर की ओर रखते हुए टिका दी। इसके बाद उसी क्षण उसका दाहिना हाथ फीनिक्स की लपटों से सुलगने लगा, जबकि उसका बायां हाथ चलने लगा। वहां एक छोटा सा नाजुक जमे हुए सिरे का पेड़ उगाया। युनचे ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर और नीचे गिर रही थी। इसके बाद धीमी और स्थिर सांसें चलने लगी। वातावरण सामान्य से कहीं अधिक भारी हो गया। इस घने सन्नाटे में फीनिक्स की लपटों की गर्मी और फ्रोजन एंड के पेड़ की ठंडी ऊर्जा अव्यवस्थित रूप से स्पंदित होने लगी। गर्म और ठंडी ऊर्जाएं पहले एक दूसरे को संतुलित करती हैं और ये दुनिया के सबसे बुनियादी प्राकृतिक नियमों में से एक के अनुसार भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दो परस्पर विरोधी ऊर्जाएं जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाली थी, अलग होने लगी और खुद को अलग थलग करने लगी। 2 घंटे बाद वह छोटी सी जगह धीरे धीरे 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गई। एक आधा लावा जितना गर्म था, दूसरा अथाह बर्फ जितना ठंडा। 2 क्षेत्र जिन्हें एक दूसरे से प्रतिसंतुलित होना चाहिए, किसी तरह पूरी तरह से खुले स्थान में एक दूसरे के साथ जरा भी हस्तक्षेप किए बिना सह अस्तित्व में रहने में कामयाब रहे। इस समय युनचे अंततः आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने दाहिने हाथ को, जो फीनिक्स लॉ से जल रहा था, और अपने बाएं हाथ को, जो फ्रोजन एंड ऊर्जा को बनाए रखते हुए, एक साथ लाना शुरू कर दिया। ये बेहद सावधानी से किया गया था और उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि युनचे की हर छोटी हरकत के लिए उसे बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का उपभोग करना पड़ता था। 1 फुट की दूरी के लिए उसे पूरी 30 सांसें लेनी पड़ती थी। बाएं और दाएं हाथ अंततः एक दूसरे को छू सकते थे। जिस समय फीनिक्स लॉ और फ्रोजन एंड को छुआ गया, फ्रोजन एंड का कोई पिघलना या फीनिक्स लॉ का दमन नहीं हुआ था। इसके बजाय लाल रंग की फीनिक्स लपटें और क्रिस्टल नीला फ्रोजन एंड एक साथ मिश्रित होने लगे। फ्रोजन एंड फीनिक्स की लपटों में डूब गया और इसके विपरीत। थोड़ी देर के बाद फीनिक्स की लपटें और फ्रोजन एंड ऊर्जा दोनों पूरी तरह से एक साथ मिल गईं और विचित्र लपटों का एक समूह बन गया, जो हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी, जिससे बर्फीली नीली रोशनी निकल रही थी। साथ ही 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंटा अंतरिक्ष भी एक साथ मिल गया था। इसके अलावा इस संयोजन का मतलब यह नहीं था कि गर्म और ठंडी ऊर्जाओं ने एक दूसरे को दबा दिया था। इसके बजाय ये हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और कड़कड़ाती गर्मी का एहसास था,
जो एक साथ मौजूद थे, अव्यवस्थित रूप से एक दूसरे में गुंथ रहे थे और एक दूसरे से जुड़ रहे थे। मैं सफल हुआ। यूचे ने अपनी आंखें खोली और बर्फ की लौ को देखा जो उसकी हथेली पर नाच रही थी। प्रारंभ में जब वह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में थे, तो इस स्वर्ग विरोधी बर्फ की लौ को सफलतापूर्वक बनाने के उनके पहले प्रयास में उन्हें पूरे 2 दिन का समय लगा। हालांकि उनकी क्षमताओं और मानसिक शक्ति की विस्फोटक वृद्धि के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के बारे में उनके नए ज्ञान के साथ उन्हें अपने दूसरे प्रयास में सफल होने के लिए केवल 2 घंटे की आवश्यकता थी। इसके अलावा उनकी शक्ति के कारण फीनिक्स फ्लेम्स और फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स की ताकत में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में बनी बर्फ की लौ की तुलना में यह वर्तमान बर्फ की लौ कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यूचे के हाथ, जो बर्फ की लपटों को नियंत्रित कर रहे थे, कांपने लगे और ऐसा लगने लगा कि वह बर्फ की लपटों के इस समूह पर नियंत्रण खो सकते हैं। इस प्रकार का स्वर्ग विरोधी अप्राकृतिक संयोजन एक ऐसी ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ जिसने प्रकृति के दोनों नियमों का उल्लंघन किया। भले ही उसने जो उत्पन्न किया वह आग की लपटों का एक छोटा सा समूह था, यूचे की गहन ऊर्जा का 70% और उसकी मानसिक शक्ति का 50% भस्म हो गया था। सुनिश्चित करें, मुझे निराश न करें, यूचे बुदबुदाया और उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और बर्फ की लपटों के समूह से पत्थर के दरवाजे पर प्रहार किया। एलिस्टू नोट, चीनी भाषा में ये वह सभी सर्वनाम एक जैसे लगते हैं। आवाज उसे कह रही है, लेकिन यूचे ने सोचा कि उसे ढूंढना होगा। ये गलत नहीं है। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 478 महारानी कैंग्यू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 478 महारानी कैंग्यू। बर्फ की लपटें यूचे की हथेली से निकलकर पत्थर के दरवाजे की सतह पर आ गिरी। वहाँ कोई शक्ति की गर्जना नहीं थी, न ही फीनिक्स की लपटों या फ्रोजन एंड ऊर्जा का कोई विस्फोट हुआ था। वास्तव में वहाँ थोड़ी सी भी ध्वनि या प्रकाश नहीं था जो सामान्यतः बिजली के निकलने के साथ आता है। बर्फ की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और बिना कोई आवाज किए गायब हो गईं। हालांकि पत्थर के दरवाजे के उन हिस्सों पर मुट्ठी के आकार के गड्ढे दिखाई दिए थे जहां बर्फ की लपटें गिरी थीं। इन पूर्ण आकार के गोलार्ध बनाने के लिए अवसाद अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। इन गड्ढों की सतह बेहद चिकनी थी, जो एक पूरी तरह से तैयार किए गए दर्पण के बराबर थी। यह ऐसा था मानो इस सतह को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट शिल्प कौशल का उपयोग करके पॉलिश किया गया हो। इन अवसादों को करीब से देखने के बाद यूचे का चेहरा खुशी और आश्चर्य से भर गया। इससे पहले जब उसने पुरगेटरी को सक्रिय किया था और अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल किया था, इस प्रक्रिया में ड्रैगन फॉल्ट को तोड़ने के बाद भी वह केवल अपने गुलाबी नाखून के आकार की दरार पैदा करने में सक्षम था। इससे उसे बमुश्किल उम्मीद की हल्की सी किरण मिली थी कि वह एक दिन इस जगह से भाग सकेगा। हालांकि बर्फ की लपटों के कारण हुए चमत्कार के कारण वह स्पष्ट रूप से उस दिन की कल्पना कर सकता था जब वह इस स्थान से बाहर निकलेगा। बहुत अच्छा, यूचे ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींचते हुए उत्साह से कहा। अगर यह मामला है तो मुझे इस प्रक्रिया को केवल कई 100 बार दोहराना होगा जब तक कि मैं बचने के लिए एक बड़ा अंतर नहीं बना लेता। एक बार फिर यूचे ने अपनी दोनों आंखें फैला दी, अपनी फीनिक्स की लपटें प्रज्वलित की और अपने जमे हुए सिरे को केंद्रित किया। लेकिन इस बार, इससे पहले कि वह दोनों को मिलाना शुरू कर पाता, उसका दिमाग घूम गया और उसकी गहरी रगों से थकान की गहरी भावना उभरने लगी। उसके मन और गहन शक्ति दोनों की प्रतिक्रिया ने उसे एक पल के लिए झिझकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फीनिक्स लपटों और फ्रोजन एंड ऊर्जा दोनों को मुक्त कर दिया और अपनी गहन ऊर्जा और मानसिक शक्ति दोनों को पुनः प्राप्त करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद यूचे की गहन ऊर्जा और मानसिक शक्ति अपनी चरम स्थिति में आ गई और उसने एक बार फिर से बर्फ की लपटों को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। इस बार फ्यूजन में पहले की तुलना में थोड़ा कम समय लगा। एक बार फिर उसने बर्फ की लपटों को पत्थर के दरवाजे पर ठीक उन्हीं स्थानों पर मारा जहां उसने पहले हमला किया था। बर्फ की लौ ने एक बार फिर अपना मौन और घातक काम करने के बाद उन मुट्ठी के आकार के गड्ढों की चौड़ाई और गहराई काफी बढ़ गई थी, लेकिन सतह अभी भी दर्पण की तरह चिकनी थी। खुरदरेपन का कोई संकेत नहीं था। यूचे का इस समय एकमात्र लक्ष्य उस स्थान से बचना था जहां वह पिछले 18 महीनों से फंसा हुआ था। इसलिए उनका शेष समय 2 गतिविधियों पर व्यतीत हुआ। पहला था बर्फ की लौ का सम्मिलन, दूसरा था उसकी गहन ऊर्जा और मानसिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति। हर दिन इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने में बीत गया। अनजाने में बर्फ की लपटों को पिघलाने में उसे जो समय लगा वह और भी तेज हो गया। प्रारंभ में वह इसे दिन में केवल 2 बार ही फ्यूज कर सकता था। हालांकि ये बढ़कर दिन में 3 बार, फिर दिन में 4 बार हो गया। 5 महीने बीत जाने के बाद जब यूचे चरम स्थिति में था
तो वह बर्फ की लपटों को दिन में 5 बार तक बलपूर्वक पिघला सकता था। शुरुआत में जैसा था उसकी तुलना में बर्फ की लपटों को मिलाने में लगने वाला समय और इसमें लगने वाली गहरी और मानसिक ऊर्जा सभी कई गुना कम हो गई थी। इसके अलावा इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसकी गहन और मानसिक शक्ति दोनों ही बहुत कम हो गई थी। गहन आकाश महाद्वीप, नीली पवन राष्ट्र। वर्तमान में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में यूचे की मृत्यु की खबर को 2 साल पहले ही बीत चुके थे, जबकि यूचे प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में जीवन और मृत्यु के संघर्ष से गुजर रहा था। ब्लू विंड नेशन बहुत पहले ही अराजकता में उतर गया था और एक बन गया था युद्ध से घिरी भूमि। ब्लू विंड नेशन की राजधानी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी। महाराज, यह एक आपदा है। न्यू मून सिटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है और गवर्नर मुरोंग और जनरल जेन हुआई दोनों युद्ध में गिर गए हैं। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के कुछ शिष्यों ने आगे प्रतिरोध संगठित करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी युद्ध में भी मारे गए हैं। वर्तमान में न्यू मून सिटी, ब्लू फायर क्षेत्र, सॉलिड टेरिटरी। क्या सभी हमसे हार गए हैं? बुरी खबर के प्रभाव से उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव उत्तेजनापूर्वक बदल गए। ब्लू विंड पैलेस के प्रमुख डोन फेंग शियू ने हैरान आवाज में कहा, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या न्यू मून सिटी में 4 लाख सैनिक तैनात नहीं थे? पैलेस चीफ डोन फेंग को रिपोर्ट करते हुए कल डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य की घेराबंदी इकाई को डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के 4 विशेषज्ञों के अचानक शामिल होने से बल मिला। कथित तौर पर वे सभी तानाशाह गहरे स्तर के विशेषज्ञ थे। हमारे 4 लाख सैनिकों में से आधे से अधिक उनकी फीनिक्स लपटों की चपेट में आकर मारे गए थे। न्यू मून सिटी का आधा हिस्सा भी जल गया है सिंडर्स। बुरी तरह से घायल सिपाही जोर जोर से चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। 4 अधिपति, उपस्थित सभी लोग ब्लू विंड नेशन के भीतर सत्ता के सर्वोच्च पदों पर थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने ऐसी खबर सुनी तो उनके पूरे शरीर पर पसीना आ गया, उनके चेहरे मुरझा गए और उनके दिलों में घोर निराशा की भावना पैदा होने लगी। उनकी सभी निगाहें कैंग यू पर केंद्रित होने लगी। कैंग यू ने सोने के कपड़े पहने हुए थे, सिर पर बैंगनी सोने का मुकुट पहना हुआ था। वह नगर फाटक के गुम्मट पर खड़ी होकर दक्षिण की ओर ताकती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह दूर तक युद्ध की लपटें देख रही हो। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अपनी महिमा बरकरार रखे हुए थी और उसकी खूबसूरत आंखें शांति से भरी हुई थी, जैसे कि न्यू मून सिटी के नुकसान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। वह अब उतनी सौम्य और नाजुक राजकुमारी कैंग यू नहीं रही, जिसका पूरा अस्तित्व यूचे के इर्द गिर्द घूमता था। वह अब ब्लू विंड नेशन की साम्राज्य थी। उसके पास अपने देश के भीतर अंतिम अधिकार था और इस अंधेरे और परेशान समय में अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए वह जिम्मेदार थी। वह मुड़ी, जैसे उसकी फीनिक्स जैसी आंखें उसके आसपास के लोगों का सर्वेक्षण कर रही थी और पानी की तरह शांत आवाज में बोली, हर कोई, अब जब नया चंद्रमा खो गया है तो क्या किसी के पास कहने के लिए कुछ है? एकत्र हुए सभी अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी बोलने के लिए आगे नहीं आया। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य बहुत मजबूत था। ब्लू विंड नेशन की तुलना में इन दोनों देशों की शक्ति के बीच असमानता को स्वर्ग और पृथ्वी के समान कहा जा सकता है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के साथ युद्ध में शामिल होने को युद्ध नहीं कहा जा सकता था, बल्कि यह एक तरफा नरसंहार और दमन था। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का आक्रमण 2 साल तक भी नहीं चला था, फिर भी ब्लू विंड नेशन ने अपने आधे से अधिक क्षेत्रों को खो दिया था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शहर भी खो गए थे। वास्तव में ये संभावना थी कि वे जल्द ही ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वर्तमान ब्लू विंड नेशन पर विचार किए बिना, भले ही यह ब्लू विंड नेशन था जो 10 गुना अधिक मजबूत था, फिर भी यह इस हमले को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं और लड़ने की भावना क्षणभंगुर छायाओं के अलावा और कुछ नहीं थी। इस मृत्यु तुल्य दमनकारी सन्नाटे के नीचे एक व्यक्ति इसे और अधिक सहन नहीं कर सका और चिल्लाकर खड़ा हो गया, शाही बहन, ये लड़ाई अजेय है और हताहतों की संख्या में वृद्धि के अलावा कोई और प्रतिरोध पूरी तरह से अर्थहीन है। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की सेना पहले से ही हमारे द्वारों पर दबाव बना रही है और कुछ ही समय में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पहुंच जाएगी। अब आत्मसमर्पण करना और इस युद्ध को समाप्त करना सबसे सही निर्णय है। जो बोल रहा था वह वास्तव में दूसरा राजकुमार कैंग ये था। नहीं, महारानी के रूप में कैंग यू के राज्याभिषेक के बाद वह पहले ही ग्रैंड प्रिंस के पद पर आसीन हो चुका था, अब वह राजसी नहीं रह गया था। उनके मुंह से ये शब्द निकलने के बाद उपस्थित कई जनरलों के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए। हालांकि ये जनरल पूरी तरह से अल्पमत में थे। उपस्थित विशाल बहुमत की आंखें चमक उठी, क्योंकि कैंग ये ने जो कहा था वह सबसे लंबे समय तक दिल में दबा हुआ था। ये सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे आवाज देने की हिम्मत नहीं की। तुम कितने अभिमानी हो, कैंग यू गुस्से में चिल्लाया, हमारा देश खतरे में है।
न्यू मून सिटी का पतन हो गया है, लेकिन अपने देश के बारे में सोचने और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से नफरत करने के बजाय आप सबके सामने ऐसी शर्मनाक बातें कहने की हिम्मत करते हैं। आपने इस महारानी को पूरी तरह निराश कर दिया है। कैंग ये ने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा, अपने दांत भींच लिए और जोर से चिल्लाया, रॉयल सिस्टर। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की ताकत और हमारे ब्लू विंड नेशन के निरंतर अस्तित्व के संबंध में हम सभी आसन परिणाम से अच्छी तरह परिचित हैं। ये सारा तथाकथित प्रतिरोध बिल्कुल अर्थहीन है। यदि हम आत्मसमर्पण कर दें और दिव्य फीनिक्स सेना का स्वागत करने की पहल करें, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। हमारे ब्लू विंड नेशन को दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बैनर तले समाहित कर लिया जाएगा और न केवल हमें रहने की अनुमति दी जाएगी, बल्कि हमें रईसों के रूप में महत्वपूर्ण दर्जा भी दिया जाएगा। मौन। महारानी कैंग यू की खूबसूरत भौहें तन गईं और वह गुस्से से चिल्लाई, कांग ये। शाही परिवार के एक भव्य राजकुमार के रूप में आप ऐसे अपमानजनक और बेशर्म शब्द कैसे बोल सकते हैं? क्या आप उन अत्याचारों को भूल गए हैं जो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने हमारे राष्ट्र पर ढाए हैं? क्या तुम भूल गए हमारे कितने नागरिक हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए? क्या आप भूल गए हैं कि हमारे शाही पिता की मृत्यु कैसे हुई? इस राष्ट्रीय शिकायत के सामने और अनगिनत नायकों की हड्डियों के सामने आपने ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार दिखाने का साहस किया और एक पराजित कुत्ता बनना पसंद करेंगे? कैंग यू की छाती तेजी से फूल गई। उसकी अत्यधिक निराशा और गुस्सा सभी के लिए स्पष्ट था, क्योंकि यह आपका पहला अपराध था। यह महारानी कुछ समय के लिए आपने जो कहा है उसे भूल जाएगी। हालांकि यदि आप फिर से हमारे शाही परिवार की गरिमा को धूमिल करने के लिए कुछ भी कहने का साहस करते हैं, तो यह महारानी निश्चित रूप से आपको नहीं बख्शेगी। सभी उच्च अधिकारियों के सामने कैंग यू द्वारा जमकर फटकार लगाए जाने से कैंग ये का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक बार फिर दांत भींचे और असंतुष्ट स्वर में चिल्लाया, शाही बहन, मैं कायर नहीं हूँ या मौत से नहीं डरता। ये हमारे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के लिए है, उपस्थित सभी लोगों के जीवन के लिए है, और यहाँ तक कि हमारे पूरे ब्लू विंड नेशन के लिए भी मैं ये बातें कहता हूँ। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य हर जगह है। सभी बड़े संप्रदायों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और यहाँ तक कि जियो संप्रदाय ने भी उनका स्वागत करने और अपनी वफादारी व्यक्त करने की पहल की है। हम केवल तभी जारी रख सकते हैं जब हम जीवित रहेंगे, और क्षणिक शर्म को सहन करने में सक्षम होना इसकी पहचान है एक असली आदमी का। इसके अलावा शाही बहन, अब जब आप ब्लू विंड की महारानी हैं, यदि आप आत्मसमर्पण करने की पहल करती हैं, तो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य आपको ब्लू विंड नेशन के शासक के रूप में बने रहने भी दे सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो केवल एक मृत्यु आपका इंतजार कर रहा है। दोनों की किस्मत स्वर्ग और धरती की तरह अलग अलग है। शाही बहन, कृपया होश में आओ। हरामी, महारानी कैंग यू ने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा। उसकी राजसी निगाहें हड्डी को छेदने के लिए काफी ठंडी हो रही थी। पुरुषों, कैंग ये को इस टॉवर के नीचे खींचे और सभी को देखने के लिए उसका सिर काट दें। एक बार जब कैंग यू के मुंह से ये शब्द निकले, तो उपस्थित सभी लोग सदमे की स्थिति में आ गए। तुरंत 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी तुरंत खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे एक भी शब्द बोल पाते, कैंग यू की बर्फीली आवाज ने उनकी बात काट दी। जो कोई भी उसकी खातिर गुहार लगाने की हिम्मत करेगा, उसे भी फंसाया जाएगा। सुनहरे कपड़े पहने 2 शाही रक्षक आगे बढ़े और कैंग ये को मजबूती से पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की तैयारी करने लगे। कैंग ये ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैंग यू वास्तव में उसे मार डालेगा। आखिरकार वह कैंग यू का सगा भाई था, जो ब्लू विंड नेशन का राजकुमार था। वह संघर्ष करते हुए चिल्लाया, तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? मैं ब्लू विंड नेशन का ग्रैंड प्रिंस, आपका शाही भाई हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है वह शाही वंश के अस्तित्व के लिए था। आपको मुझे किस आधार पर मारना है? यदि आप मुझे मार देंगे, तो आप हमारे मृत शाही पिता का सामना कैसे कर सकते हैं? यदि यह साम्राज्य तुम्हें नहीं मारती, तो मैं वास्तव में हमारे शाही पिता का सामना नहीं कर पाऊंगा और हमारे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के सभी पूर्वजों को निराश कर दूंगा। ये तथ्य कि हमारे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार ने एक ऐसे मनहूस और कायापतित को जन्म दिया है जो दुश्मन का गुलाम बनना पसंद करेगा, ये हमारे लिए सच्ची शर्म की बात है। उसे बाहर खींचने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत उसका सिर काट दो। शाही बहन, आप रुको। शाही बहन, आह, शुंक। जैसे ही शाही रक्षक का ब्लेड उठा और बड़े करीने से गिरा, वैसे ही कांगे का सिर भी उपस्थित सभी लोगों के सामने उसकी गर्दन से उड़ गया। जैसे ही उसका सिर जमीन पर गिरा, खून हर जगह उड़ गया और काफी दूर तक लुढ़क गया, जिससे उसके पीछे खून का एक लाल निशान निकल गया। उपस्थित सभी लोगों के गले से भारी गड़गड़ाहट की आवाज निकली, और जो लोग मूल रूप से कांगे की ओर से गुहार लगाने के लिए खड़े थे, वे अत्यधिक भय के कारण पीछे हट गए। दोनों पैर तुरंत नर्म हो गए।
कैंग यू के सिंहासन पर बैठने के बाद ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस जो डोनफेंग शियू की कमान में था पूरी तरह से उसके प्रति वफादार हो गया। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की शक्ति को नियंत्रित करना और महारानी का दर्जा प्राप्त करना, कौन जीवित रहा या मर गया, इस पर सबसे बड़ा नियंत्रण रखने के बराबर था। भले ही कैंग ये एक ग्रैंड प्रिंस थी, अगर वह उसे मारना चाहती थी तो कोई भी उसे रोकने या असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। नीली हवा पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है, लेकिन इसे कभी भी एक अपमानजनक अस्तित्व उत्पन्न करने और जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ब्लू विंड बुझ सकती है, ये साम्राज्य मर सकती है, लेकिन जब तक ये साम्राज्य एक भी सांस लेगी, मैं दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से मौत तक लड़ूंगा। अब आप में से और कौन आत्मसमर्पण करना चाहता है? महारानी कैंग यू की निगाहें घूम गईं उपस्थित सभी लोगों के सामने। उसकी आवाज में भारी धमकी और हत्या का हल्का इरादा झलक रहा था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जल्दबाजी में अपने घुटनों पर गिर गए और उसके बाद एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकी। अब किसी को भी आत्मसमर्पण शब्द का जिक्र करने की हिम्मत नहीं हुई। डोनफेंग शियू सबसे आगे खड़ा था और वह चुपचाप महारानी कैंग यू को देख रहा था। उसके दिल से एक लंबी आह निकल रही थी। वह सबसे लंबे समय तक कैंग वानहे के साथ रहे थे। ये कहा जा सकता है कि उसने कैंग यू को बड़े होते देखा था। महल में जहां हर तरफ लगातार एक मूक युद्ध छिड़ा हुआ था, उसका दिल शांत पानी की तरह साफ, मुलायम और कोमल फूल बना हुआ था। वह संघर्ष से घृणा करती थी और उसने कभी भी एक राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल निचले दर्जे के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं किया। वह सौम्य और दयालु थी और दूसरों को मारने की बात तो भूल ही गई। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह किसी को चोट पहुंचाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी और यूचे की शादी हो जाने के बाद उसे शाही परिवार के मामलों की ओर भी कम परवाह थी और यहाँ तक कि एक राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति को भी भूल गई, क्योंकि उसने अपना पूरा दिल यूचे को समर्पित कर दिया था। यूचे के फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के लिए चले जाने के बाद उसने अपने दिन खिड़की की ओर देखते हुए बिताए और उन चीजों को सीखने के लिए महल की नौकरानियों से निर्देश मांगने में संकोच नहीं किया जो एक पत्नी को जानना चाहिए था। उसके सारे विचार यूचे का सबसे शानदार और उत्तम स्वाद बनने पर केंद्रित थे। लेकिन वर्तमान कैंग यू एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया था, जो निर्णायक रूप से हत्या कर रहा था, अन्य सभी से ऊपर था और कभी कभी क्रूर और निर्दयी भी बन गया था, ठंडा और कठोर। उसकी पिछली कोमलता और लावण्य पूरी तरह से गायब हो गया था। 2 साल पहले एक बार जब उन्हें खबर मिली कि यूचे की प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के भीतर मृत्यु हो गई है, तो कैंग यू मौके पर ही बेहोश हो गए थे और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। 3 महीने बाद डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत करते हुए अपनी 3 मिलियन मजबूत सेना को अपनी सीमा पार करने के लिए भेजा। इसने ब्लू विंड को अराजकता में डाल दिया क्योंकि उसे एक अनिश्चित स्थिति का सामना करना पड़ा। अगले 3 महीने बाद कैंग वानहे की हत्या कर दी गई और यहाँ तक कि उनकी मृत्युशैया पर भी उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई नहीं मिला। राजकुमारों ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था पद के लिए संघर्ष करते हुए। कैंग वानहे की स्वीकृति प्राप्त करने की योजना बना रहे थे क्योंकि वे सभी सम्राट बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन एक बार जब दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने आक्रमण किया तो ब्लू विंड का एकमात्र भाग्य नष्ट होना था। कौन एक मृत राष्ट्र का शासक बनने को तैयार होगा? वे सभी छुप जाना पसंद करेंगे। हालांकि उस समय कैंग यू, जो अभी भी यूचे की मृत्यु के दर्द में डूबी हुई थी, कैंग वानहे के बिस्तर के पास दिखाई दी और अपने कमजोर कंधों का उपयोग करते हुए स्वेच्छा से अपने राष्ट्र के विनाशकारी भाग्य के खिलाफ लड़ने का बोझ उठाया। ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के इतिहास में पहले कभी कोई महिला शासक नहीं रही थी। हालांकि जब कैंग यू सिंहासन पर बैठा तो राजकुमारों की ओर से एक भी आपत्ति नहीं थी। इसके बजाय उन सभी ने राहत की लंबी सांस ली। डोनफेंग शियू को अब भी याद है जब कैंग वानहे ने कैंग यू का हाथ पकड़ा था। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह हर शब्द धीरे से कह रहा था, ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। जिसके बाद उसकी निगाहें रुक गईं और उसकी आंखों में पुराने आंसू आ गए। मरते समय वह पछतावे से भर गया। हाँ, ये वास्तव में उसके लिए कठिन था। उसे एक विधवा का दर्द और एक बर्बाद राष्ट्र की विपत्ति को एक साथ उठाना था। यदि यह कोई अन्य सामान्य लड़की होती तो ये कार्य असंभव होता, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम थी और सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने फिर कभी एक भी आंसू नहीं बहाया क्योंकि उसके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आया था। या ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इस विपत्ति के सामने उसके पास कुछ भी नहीं था विकल्प लेकिन बदलने के लिए। पिछले 1.5 वर्षों में महारानी के रूप में उसने जो कुछ अनुभव किया और सहा, वह कैंग वानहे ने अपने दशकों के शासन के दौरान जो कुछ सहा था उससे भी अधिक था।
और एक शासक के रूप में उसकी वर्तमान शक्ति और स्वभाव उसके शासन की शुरुआत में कैंग वान हे से किसी भी तरह से कम नहीं था। उनका हर शब्द और कार्य शाही शक्ति से भरा हुआ था। डोंग फेंग शियू को यकीन नहीं था कि उसे खुश होना चाहिए या उसका दिल दुखी होना चाहिए। जनरल फेंग, आप तुरंत मेरी कमान के तहत सभी घुड़सवार सेना को दक्षिण की ओर ले जाएंगे। साथ ही ग्रेट डेजर्ट लॉर्ड गेंगवानली को एक ध्वनि प्रसारण भेजें और उन्हें उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर हार मानने की सलाह दें। फिर तुरंत दक्षिण की ओर निकलें। यदि आपको मार्च करना है तो दिन और रात में मार्च करें, लेकिन आपको 10,000 बीस पर्वत श्रृंखला पर मिलना होगा जो न्यू मून सिटी के उत्तर में है। जिसके बाद आप अपने आप को 10,000 बीस पर्वत श्रृंखला के दोनों किनारों पर छिपा लेंगे और एक बार जब दिव्य फीनिक्स सेना आ जाएगी तो आप उन पर बाएं और दाएं से घात लगाएंगे। इसे हमेशा ध्यान में रखें। आप 10,000 बीस पर्वत श्रृंखला में जितनी गहराई तक यात्रा करेंगे, गहरे जानवर उतने ही अधिक भयंकर होंगे। इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो अपने आप को इसकी परिधि पर छिपा लें और कभी भी अधिक गहराई में जाने का प्रयास न करें। जब उसने 10,000 बीस माउंटेन रेंज का जिक्र किया तो कांग यू का दिल कांपने लगा, क्योंकि इतने साल पहले 10,000 बीस माउंटेन रेंज में एक साथ खुशी और दुख के उस दौर से गुजरने के बाद ही उनके दिल एक दूसरे के हो गए थे। इस जनरल को आपकी आज्ञा मिल गई है। एक विस्मयकारी जनरल जो मार्शल पावर बिखेर रहा था और पूर्ण कवच में था, ने सलामी दी, जिसके बाद उसने अपना सिर उठाकर पूछा, महाराज, अगर गेंगवानली दक्षिण की यात्रा करेगा तो वह स्वर्गीय तलवार पर्वत श्रृंखला से गुजरेगा। क्या उसे एक बार फिर हेवनली स्वॉर्ड विला से मदद मांगनी चाहिए? महारानी कैंग यू की पतली भौहें हिल गईं और उनकी नजर हेवनली स्वॉर्ड विला की दिशा में पड़ी। वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, 1000 साल पहले मेरे ब्लू विंड पूर्वज और हेवनली स्वॉर्ड विला के पूर्वज जीवन भर के लिए भाई बहन थे। दोनों पक्षों ने परस्पर एक दूसरे का समर्थन किया था। एक के पास सभी राजनीतिक अधिकार थे, जबकि दूसरे के पास सारी शक्ति थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ खून की शपथ ली कि वे एक साथ जिएंगे और मरेंगे, और यदि एक पक्ष आस विनाश का सामना कर रहा था तो दूसरा निश्चित रूप से मदद करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा। अतीत में जब हमारा ब्लू विंड इंपीरियल परिवार उथल पुथल की स्थिति में था और मेरे शाही पिता को बदमाशों ने जहर दे दिया था, उनके लिए किसी भी तरह की मदद न करना पहले से ही अधर्मी और अन्यायी होने के समान था। हालांकि उस समय शाही परिवार वास्तव में विनाश का सामना नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें अभी भी माफ किया जा सकता था। लेकिन इस वर्तमान समय में हमारे निधन के अवसर पर 2 साल पहले जब हमने उनसे कुल 9 बार मदद मांगी, यहाँ तक कि जब हमने कराहना और भीख मांगना शुरू किया तो उन्होंने हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए खुद को अपने विला में बंद कर लिया। चूंकि वे धार्मिकता से खाली हैं, तो हमें खुद को और अधिक शर्मिंदा क्यों करना चाहिए? जनरल फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। इंतजार, महारानी कैंग यू ने पलट कर कहा। भले ही हमने उनके साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं, फिर भी हमें हेवनली स्वॉर्ड विला का दौरा करना चाहिए। जैसे ही महारानी कैंग यू की आवाज गिरी, उसके हाथों ने फीके सुनहरे रेशम की एक चादर खोल दी। उसने अपनी उंगली में गहन ऊर्जा इकट्ठी की और तेजी से निम्नलिखित शब्द लिखे। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी अवमानना अर्जित की है। तुम्हारी उपेक्षा ने मेरे प्रति घृणा पैदा की है। ये साम्राज्य इसे हमेशा याद रखेगी। यदि नीली हवा भोर को देखती है और उसकी हल्की हवा स्वर्गीय तलवार पर हमला करती है, तो कोई मेल मिलाप नहीं होगा, केवल नफरत के लिए, और शत्रुता सदैव बनी रहती है। महारानी कैंग यू ने लिखते समय कुछ भी नहीं छिपाया, और उनके करीबी लोग वह सब कुछ लिख सकते थे जो लिखा गया था। लिखना समाप्त करने के बाद उसने रेशम को मोड़ा और जनरल फैंग को दे दिया। पुरुषों को हेवनली स्वॉर्ड विला में भेजो। आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को हेवनली स्वॉर्ड पर्वत श्रृंखला के तल पर फेंक दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लू विंड जीवित रहे या मर जाए। मैंने आज जो कहा है वह कभी वापस नहीं लिया जाएगा। राजसी शक्ति से भरपूर नाजुक पात्रों को देखने के बाद जनरल फैंग ने जोर से अपना सिर हिलाया, रेशम की चादर को सावधानी से रखा और जल्दी से वापस चले गए। महारानी कैंग यू ने उसे विदा किया और उसके बाद मुड़कर दूर की ओर देखने लगी। उसके विचार वहां मौजूद सभी लोगों से छिपे हुए थे। उद्धरण चिन्ह ... मैं यू चे की पत्नी ब्लू विंड की बेटी हूँ। यहाँ तक कि मृत्यु में भी मैं उनके गौरवशाली नामों को कभी अपवित्र नहीं करूँगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 479 बहुत करीब। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 479 बहुत नजदीक। प्राइमरियल प्रोफाउंड आर्क। यूचे पत्थर के दरवाजे के सामने पालथी मारकर बैठ गया और पत्थर के दरवाजे पर बने उस बड़े छेद को गौर से देखने लगा। इस बड़े छेद के माध्यम से वह पहले से ही बाहर के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता था।
यह आधे साल तक बर्फ की लपटों के उनके लगातार सम्मेलन का परिणाम था। बर्फ की ज्वाला से कुल 600 से अधिक विनाशकारी हमलों के बाद पत्थर के दरवाजे पर छेद एक वयस्क के सिर से भी बड़े आकार का हो गया था। हालांकि कई बार कोशिश करने के बाद भी उसके लिए इस जगह को छोड़ना अभी भी अपर्याप्त था। अभी भी उस छोटी सी कमी थी। यूचे के हाथों में फ्रोजन एंड और फीनिक्स की लपटें एक बार फिर सफलतापूर्वक एक साथ जुड़ गईं। पहले कुछ प्रयासों की तुलना में इस बार उन्हें फ्यूज करने में जो समय लगा वह बहुत कम था, और यहाँ तक कि यह प्रक्रिया भी थोड़ी लापरवाही से की गई थी। आधे साल में बिना आराम किए 600 से अधिक बार दोहराने से जब उसने बर्फ और आग को जोड़ दिया तो ये पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया था। दूसरे दृष्टिकोण से कहें तो इस प्रक्रिया के दौरान इस स्वर्ग झुकने वाले कानून के प्रति उनकी समझ धीरे धीरे और अधिक गहन हो गई थी। इस बार ये निश्चित रूप से सफल होगा, युनचे बुदबुदाया, और उसने अपने हाथ में बर्फ की लौ को उस छेद के किनारे पर मारा। बर्फ की लौ का विनाश पूरी तरह से ध्वनि रहित था, और जैसे ही राक्षसी बर्फ नीले रंग की आग फैल गई, ये नग्न आंखों से देखा जा सकता था कि छेद की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई थी। छेद की वर्तमान चौड़ाई को दृष्टिगत रूप से मापने के बाद युनचे ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, अचानक उसकी गहरी नसों में गहन ऊर्जा एक पल के लिए हिल उठी। यह एक और सफलता है। युनचे ने जल्दी से अपने शरीर को बैठने की मुद्रा में स्थिर किया, अपने दिमाग को केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने शरीर में गहन ऊर्जा का मार्गदर्शन किया। एक ही बर्फ की लौ के प्रत्येक सम्मेलन ने भारी मात्रा में गहन ऊर्जा की खपत की, इसलिए प्रत्येक सफल सम्मेलन के साथ यह उनकी गहन शक्ति को बहुत बड़े स्तर तक परिष्कृत करने का एक रूप था। 140वें सम्मेलन पर उनकी गहन ऊर्जा स्काई प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर में टूट गई। तब से केवल 4 महीने ही हुए थे और उसके गहन स्तर को एक बार फिर सफलता का सामना करना पड़ा। पहले की तरह ही इस बार की सफलता निस्संदेह अतुलनीय रूप से सफल रही। 8 मिनट से भी कम समय में उसकी गहरी नसों में गहन ऊर्जा पूरी तरह से शांत हो गई थी और युचे के शरीर से निकलने वाली आभा में एक स्पष्ट बदलाव आया था। पृथ्वी गहन क्षेत्र की गहन ऊर्जा धुंध की तरह थी, जबकि आकाश गहन क्षेत्र की गहन ऊर्जा सफेद सिर्फ की तरह घनी थी। अब जब वह आकाश गहन क्षेत्र के शिखर को पार कर गया था, तो उसकी गहरी नसों के भीतर गहन ऊर्जा इतनी घनी थी, ऐसा लग रहा था मानो वे जमने वाली थी। लाल रंग और नीले रंग की रोशनी अपनी चमक के साथ एक दूसरे को काटती है, जिससे गहरी नसों का पूरा स्थान ऐसा दिखता है जैसे यह एक सपने जैसी दुनिया हो। युनचे ने अपनी आंखें खोली, अपने हाथों की जोड़ी को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में सम्राट गहन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूँ। मुझे 1 और वर्ष या उससे कम समय दे और मैं निश्चित रूप से सिंहासन बनने में सफल हो जाऊंगा। युचे उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वह अपना सिर उसमें डालता, उसकी आंखें पत्थर के दरवाजे पर बने बड़े छेद को गौर से देखती रहीं। पहले की तरह उसका सिर सहजता से पार हो गया, हालांकि उसके कंधे अभी भी भीतरी रिम में फंसे हुए थे और निकलने में असमर्थ थे। युचे ने अपनी गर्दन फैलाई, अपना शरीर सीधा किया और अपनी बाहों को मोड़ने के लिए संघर्ष किया। फिर अपने पैरों से छलांग लगाते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक पल में एक बोइंग ध्वनि के साथ उसके कंधे जो अंदर फंस गए थे तुरंत छेद में गिर गए। सफलता। हालांकि यह तस्वीर बहुत दर्दनाक थी, युनचे ने एक आनंदमय रूप प्रकट किया। उसने अपने शरीर को जोर से हिलाया, अपनी दोनों भुजाओं को खींचा, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को छेद के भीतर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने दिया, इस हद तक कि वह दर्द से कराहते हुए संघर्ष कर रहा था और उसका चेहरा और गर्दन लाल हो गए थे। यदि नहीं क्योंकि प्रिमोडियल प्रोफाउंड आंख में कोई नहीं था, भले ही युचे को अगले आधे महीने तक इंतजार करना पड़े, वह निश्चित रूप से इस तरह का कार्य करने को तैयार नहीं होगा जिससे दूसरों के सामने उसकी छवि खराब हो जाएगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं बाहर निकलने में सक्षम नहीं हूँ। युनचे काफी देर तक संघर्ष करता रहा, इससे पहले कि उसकी भुजाएं दरवाजे के आधे हिस्से से बाहर निकल पाती। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक स्वाइप ध्वनि के साथ युनचे ने जो कपड़े पहने थे वे पूरी तरह से फट गए थे, जबकि एक खुली तोप के गोले की तरह उसका पूरा शरीर अचानक छेद से बाहर निकल गया था। तभी सामने कुछ ही दूरी पर दीवार से उसका सिर टकरा गया। युचे पकड़ते हुए खड़ा हो गया उसके सिर पर। अपना सिर घुमाकर उसने पत्थर के दरवाजे को देखा जिसमें एक बड़ा छेद था, और वह पत्थर का दरवाजा वास्तव में उसके वर्तमान स्थान से 30 मीटर से अधिक दूर था। मैं बाहर हूँ, आखिरकार मैं बाहर हूँ। भले ही दुर्घटना के कारण उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी युचे अतुलनीय उत्साह के साथ जश्न मना रहा था। उस समय से जब उसने सोचा था कि वह पूरी तरह से मौत की स्थिति में है, अतुलनीय रूप से कष्टदायक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए
अब वह उस जगह से भाग गया था जहां वह पूरे 2 साल तक फंसा रहा था। यह उसके लिए कठिन होगा बिल्कुल भी उत्साहित महसूस न करना। इतनी जल्दी खुश मत होइए। चमेली की आवाज ठंडी गूंज उठी। आपने केवल एक छोटा सा पत्थर का कमरा छोड़ा है। आप अभी भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क को कैसे छोड़ना है? जैस्मीन के शब्दों के कारण यूचे की भावनाएं तेजी से शांत हो गईं। उत्तर देने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गहरा जहाज कितना बड़ा है, फिर भी इसके किनारे होने चाहिए। जब तक मैं किनारों को ढूंढता हूँ और बर्फ की लौ का उपयोग करता हूँ जैसे मैंने पत्थर के दरवाजे को तोड़ने के लिए किया था, धीरे धीरे मैं निश्चित रूप से बाहर निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम सच में अनुभवहीन हो। चमेली ने ठंडी सांस ली। एक छोटे से पत्थर के दरवाजे को तोड़ने में आपने ठीक आधा साल लगा दिया। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के कोने पर दीवारों की मोटाई पत्थर के दरवाजे से कम 10,000 गुना अधिक है और उनकी दृढ़ता इंटीरियर में बिल्कुल सामान्य पत्थर के दरवाजे से कहीं अधिक है। आप उन्हें तोड़ने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे हैं? मैं जानता हूँ कि यह वास्तव में यथार्थवादी भी नहीं है। हालांकि अगर मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र रास्ता है। यूचे ने जारी रखा। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 साल में एक बार प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में दिखाई देगा। हर बार प्रवेश करने वालों को प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क की आभा द्वारा हमेशा निष्कासित कर दिया जाएगा। यूचे ने भारी भाव से कहते हुए विचार किया। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार आमतौर पर प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क आधे साल के लिए रुक जाएगा, फिर आखिरी दिन आर्क गेट खुल जाएगा और गहरे आर्क में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अंतिम क्षण में निष्कासित कर दिया जाएगा। और उस समय की गिनती करते हुए जब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क अचानक रुक गया था, तब से भी लगभग आधा साल हो गया है। वह आभा जल्द ही किसी भी समय आ सकती है। जब तक मैं इस किले को छोड़ता हूँ और उस आभा के आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ, तब तक मैं यहाँ से निकल सकूंगा। आपने जो कहा है वह वास्तव में वास्तविकता बन सकता है, चमेली ने हल्के से कहा। फिर क्या आप जानते हैं कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क वर्तमान में किस स्थान पर रुका है? चूंकि आप जानते हैं कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर 300 साल में केवल एक बार प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा, तो जिस स्थान पर यह वर्तमान में रुका है उसके लिए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। यदि आप आभामंडल के कारण चले गए तो आपको किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जाएगा। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसा लगता है कि अन्य समान स्थानों पर कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क दिखाई दिया है। दूसरे शब्दों में, जिस स्थान पर आपको लाया जाएगा वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से असंबंधित होना बेहद संभव है। दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो सकती है और यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां आप एक बार फिर गहरे आकाश महाद्वीप में हमेशा के लिए लौटने में असमर्थ होंगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे का शरीर अचानक अकड़ गया। बहुत स्पष्ट रूप से ये प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क केवल प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में नहीं रुकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हुए स्थानिक स्थानांतरण से गुजर रहा है। प्रत्येक निश्चित समयावधि में यह एक निश्चित स्थान पर रुकेगा और एक निश्चित अवधि के लिए भी रहेगा, जिसमें 300 वर्ष का पूरा चक्र होगा। चमेली ने धीरे से कहा। असीम ब्रह्मांड और अराजक अंतरिक्ष में अनगिनत आकाश गंगाएं, अनगिनत सूक्ष्म विमान और अनगिनत आयाम हैं। नीला ध्रुव तारा, जहां आप पहले रहते थे, उनमें से सबसे सामान्य और अगोचर में से एक है। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क ठीक 18 महीने के स्थानिक परिवर्तन से गुजरा है। इतने समय के साथ यह उस दूर स्थान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है जिसकी आप कल्पना या समझ नहीं सकते हैं। इतनी दूर कि भले ही आप दिव्य गहन क्षेत्र में कदम रखने में सफल हो जाएं और अपना पूरा जीवन बिता दें, फिर भी आपके लिए गहन आकाश महाद्वीप में वापस लौटना असंभव होगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ 300 वर्षों तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह एक बार फिर से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापस न आ जाए, इससे पहले कि मैं आभा द्वारा निष्कासित होने का विकल्प चुनूं? यूचे काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने चौंक कर कहा। दरअसल हाल के कुछ महीनों में उसने जैस्मीन ने जो कहा था उसके बारे में सोचा था। हालांकि उनके लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन था। यदि वह अब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क को छोड़ दे तो वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में दिखाई देगा। उसके लिए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटना भी असंभव हो सकता है। हालांकि यदि उसे यहाँ 300 से अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होती, 300 साल, उनके ड्रैगन भगवान की काया और बुद्ध के महान मार्ग से सुरक्षा को देखते हुए, भले ही उनके पास गहन ऊर्जा न हो, अगले 300 साल तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी, इस हद तक कि उन्हें इसका कोई संकेत भी नहीं होगा। या तो वृद्ध होना,
हालांकि अपने दोनों जीवन को एक साथ मिलाकर वह केवल 50 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहे थे। आखिर उसे 300 वर्षों की इतनी लंबी अवधि का सामना कैसे करना चाहिए था? 300 वर्षों के बाद प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप का क्या होगा? 300 साल बाद जिन लोगों के बारे में वह चिंतित था, दादाजी, छोटी चाची, कांग्यू, युवानबा क्यून्यू, क्या वे अभी भी आसपास होंगे? यदि वे ऐसा करते तो क्या वे तब भी उसे याद करते? अगर उन्हें याद होगा तो उस स्थिति का सामना कैसे करेंगे? जैस्मीन ने महसूस किया कि यूचे की मानसिक स्थिति और आभा थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने हल्के से आवाज लगाई, भूल जाओ, तुम्हें इतना निराशावादी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और साल दीजिए, जब मेरे शरीर से घातक जहर पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जब आपने मुझे उन सभी 4 स्थितियों को पूरा करने में मदद की है जिनकी मुझे आवश्यकता है, मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करने की इजाजत दी है। चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, मैं तब भी रहूंगा आपको सीधे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापस लाने में सक्षम हो। यूचे के लिए जैस्मीन ने जो 4 शर्तें रखी वे थी: 30 वर्षों में सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करें, 3 तानाशाह प्रोफाउंड बीस्ट के गहन छर्रे, 35 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स और एक नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूल। इन वस्तुओं को न केवल प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से इकट्ठा किया जा सकता है, और वास्तव में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में भी उन्हें ढूंढना असंभव प्रतीत होता है, खासकर जब 35 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल की बात आती है। हम यहाँ तक कि जब गहरे आकाश महाद्वीप के सभी बैंगनी नसों वाले दिव्य क्रिस्टल को एक साथ एकत्रित किया जाता है, तब भी ये 35 किलोग्राम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आप आसानी से इस गहन जहाज की आभा का उपयोग उस दुनिया में लाने के लिए कर सकते हैं जिसमें यह वर्तमान में रुका है। इस दुनिया में मुझे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें ढूंढना आसान हो सकता है। जैस्मिन के शब्दों ने तुरंत युनचे के दिल से बादल छंटवा दिए और उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। जैस्मीन द्वारा अपने शरीर को फिर से तैयार करने के बाद उसे गहरे आकाश महाद्वीप में वापस लाने की जैस्मीन की क्षमता के संबंध में यूचे को इस पर थोड़ा भी संदेह नहीं था, क्योंकि जैस्मीन शुरू में एक ऐसी महिला थी जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के अलावा किसी अन्य जगह से आई थी, और यह सिर्फ इसकी दूरी नहीं थी जो बहुत दूर और लंबी थी, यहाँ तक कि उनके स्तर भी उनकी अपनी दुनिया से बहुत दूर थे। महान, युनचे ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि उसने अस्थायी रूप से अपने दिल में अनिच्छा को दबा दिया था। अगर यह वास्तव में हर स्थान पर ठीक आधे साल के लिए ही रुकता है, तो अब समय आ गया है। अब मैं जल्दी से किले से बाहर निकलूंगा और आभा के मुझे बाहर निकालने का इंतजार करूंगा। उम्मीद है यह मुझे मृत दुनिया में नहीं भेजेगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, यूचे को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसका शरीर उड़ गया और वह जल्दी से नीचे सीढ़ी की ओर देखने लगा। पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर से वह सीधे नीचे कूद गया और इस रहस्यमय किले की पहली मंजिल पर उस चक्र के आकार के पत्थर के मंच पर उतर गया। जैसे ही वह फिर से उड़ने के लिए अपना पैर उठाने वाला था, अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कृपया उसे ढूंढें। युनचे ने अपने कदम रोक दिए। पहले दिन से ही उसने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में कदम रखा था और पत्थर के दरवाजे को तोड़ने में आधा साल बिताने के बाद उसने यह आवाज कई बार सुनी थी। मूल रूप से हर 4 से 6 घंटे में ये फिर से आवाज उठाता है। हालांकि इस बार ये पहले से हर एक से अलग था। उस समय उसने जो आवाज सुनी वह कमजोर और महत्वहीन थी। यदि उसने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो इसे सुनना थोड़ा कठिन होता, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह बहुत दूर से आया है जगह, जबकि इस बार यह इतना करीब था मानो यह उसके कान के ठीक बगल में हो। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 480 सुस्त आत्मा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 480 सुस्त आत्मा। आप कौन हैं और तुम कहाँ हो? युनचे अपनी जगह पर रुक गया और सभी दिशाओं में चिल्लाने लगा। जो आवाज अभी अभी आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके कान के ठीक बगल में हो। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के भीतर का स्थान केवल हिंसक रूप से कंपन करना शुरू कर देगा यदि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क घंटे के भीतर अपने ऊर्जा क्षेत्र को नियोजित करने जा रहा था। ये देखते हुए कि जहाज के भीतर का स्थान पूरी तरह से शांत था, यूचे को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इन पिछले 6 महीनों के दौरान वह हमेशा इस निरंतर आवाज की उत्पत्ति का पता लगाना चाहता था जिसे केवल वह सुन सकता था। हमेशा की तरह एक बार जब वह ये शब्द चिल्लाता तो उसे प्रतिक्रिया मिलने में बहुत समय लगता। यूचे की नजर चारों कोनों पर जाने लगी। अभी अभी वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि आवाज उसके स्थान के बहुत करीब से आई थी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सच्ची आवाज कमजोर होती जाएगी। स्पिरिट साउंड ट्रांसमिशन उसी तरह से कार्य करता है। वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि आवाज की उत्पत्ति उस स्थान से 10 कदम से अधिक दूर नहीं थी जहां वह अभी था।
युनचे धीरे धीरे मंच के मध्य तक चला गया। उसकी आंखें क्षेत्र के हर कोने को ध्यान से देख रही थी। इसी समय उसकी आंखों के कोने पर एक हल्की लाल रोशनी चमकी। उसकी निगाहें ठिठक गईं और उस हिस्से पर जा टिकी जहां मंच दीवार के अंत पर झुका हुआ था। युनचे ने प्रोफाउंड प्रिमोर्डियल आर्क में प्रवेश करने के पहले दिन से ही लाल रोशनी के इस कण को देखा था और उसने ये भी पता लगा लिया था कि रोशनी कहां से आती है, लेकिन उस समय उसके पास फर्श को विस्फोट से खोलने की क्षमता नहीं थी। इस प्रकार उसे लाल बत्ती के संबंध में अपनी जिज्ञासा और विस्मय को दूर करना पड़ा, और भले ही उसे हल्का सा एहसास हुआ कि फर्श के नीचे एक छिपी हुई जगह थी, लेकिन उस समय वह इसका पता लगाने के लिए कुछ नहीं कर सका। युनचे आगे बढ़ा और उस स्थान पर खड़ा हो गया जिसे उसने अभी खोजा था। वह नीचे झुका और उसने अपने पैरों में एक छोटी सी दरार देखी। लाल रोशनी का एक टुकड़ा उस दरार के माध्यम से जमीन से ऊपर की ओर स्पंदित हो रहा था, जिसकी धड़कनें रुक रुक कर आ रही थी। युनचे ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी के भीतर गहन ऊर्जा केंद्रित की और अपने पैरों पर लगे टाइल्स की ओर एक मुक्का मारा। टकराना। युनचे की मुट्ठी उड़ गई थी, लेकिन उस झटके की अनुभूति और आवाज से युनचे को जो प्रतिक्रिया मिली, उससे साबित हुआ कि पत्थर की टाइलें मोटी नहीं थी, या कम से कम यह उस पत्थर के दरवाजे की तुलना में बहुत पतला था जिसका उसने आधा इस्तेमाल किया था। खुला विस्फोट करने का वर्ष। उसने झिझकना बंद कर दिया, बैठ गया और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। बाएं हाथ में फ्रोजन एंड एनर्जी, दाहिने हाथ में फीनिक्स की लपटें। युनचे पिछले आधे साल से लगातार दोनों ऊर्जाओं को पास पास मिलाने की प्रक्रिया को दोहरा रहे थे, इसलिए ऊर्जाओं को निर्देशित करने और नियंत्रित करने की पूरी प्रक्रिया बेहद स्वाभाविक रूप से हुई। उसे थोड़ी देर बाद फ्रोजन एंड और फीनिक्स की लपटें युनचे के हाथों में विलीन हो गईं और धीरे धीरे लहराती बर्फीली नीली लपटों का फूल बन गईं। युनचे ने अपने हाथों को पलट दिया, जिससे बर्फ की लपटें धीरे से नीचे की ओर तैरने लगी और पत्थर की टाइलों पर गिर गईं। युनचे को आश्चर्य हुआ, उसके पैरों के नीचे की पत्थर की टाइलें अपेक्षा से कहीं अधिक पतली थीं। वास्तव में इसकी मोटाई कागज की एक शीट जितनी प्रतीत होती थी। एक बार जब बर्फ की लपटें टाइलों पर गिरी, तो टाइलें तेजी से पिघलती बर्फ की तरह गायब हो गईं। बर्फ की लपटें फैल गईं और बुझने से पहले एक बिल्कुल गोल छेद बना दिया जो लगभग 1 फुट चौड़ा था। जैसे ही उसने बर्फ की लपटों से बने छेद में देखा, युनचे ने देखा कि वास्तव में नीचे एक छिपी हुई जगह थी, और इस जगह के बीच में एक लाल रोशनी हिल रही थी और टिमटिमा रही थी। यहाँ नीचे क्या छिपा था? क्या इसका मतलब यह है कि आवाज हमेशा इसी जगह से प्रसारित होती रही है? 1 फुट चौड़ा गैप इतना बड़ा था कि युनचे उसमें कूद सकता था। युनचे थोड़ी देर के लिए झिझके, लेकिन आखिरकार उन्होंने छलांग लगाने का फैसला किया और वह सीधे गैप में कूद गए। मंच के नीचे छिपी हुई जगह गहरी नहीं थी। युनचे केवल 20 फीट नीचे ही उतरा था कि उसके पैर बर्फीली, कठोर सतह को छूने लगे। ऐसी कोई खतरनाक उपस्थिति नहीं थी जिसे वह अपने निकट के क्षेत्र में महसूस कर सके, लेकिन जब युनचे ने अपनी निगाहें आगे की ओर निर्देशित की तो उसकी घबराहट बढ़ गई। यह क्षेत्र बड़ा नहीं था, 30 मीटर से अधिक चौड़ा भी नहीं था। जगह थी पूरी तरह से खाली और साफ, मध्य क्षेत्र को छोड़कर, जहां लाल बत्ती का एक गोला खड़ा था। गेंद युनचे की ऊंचाई के आसपास थी। ये समान रूप से गोल दिखाई देता था और इससे निकलने वाली लाल रोशनी घटती बढ़ती रहती थी, लेकिन प्रकाश आमतौर पर हल्का होता था और इसमें कोई हमलावर शक्ति नहीं होती थी। ये था। युनचे प्रकाश की गेंद के ठीक सामने खड़े होने के लिए आगे बढ़ा। लाल रोशनी तीव्र नहीं थी, फिर भी ये बहुत घनी थी और इसने युनचे को इसके पार देखने से रोक दिया। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बता दिया कि इस लाल बत्ती के भीतर जरूर कुछ छिपा हुआ है। वास्तव में यह क्या था? प्रोफाउंड प्रिमोर्डियल आर्क बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। जैस्मीन के स्वयं के शब्दों का उपयोग करते हुए, यह इस हद तक था कि यह आपकी कल्पना से परे प्राचीन था। प्राचीन काल से अस्तित्व में होने के बावजूद प्रकाश की यह गेंद अभी भी इस लाल रोशनी का उत्सर्जन करने में सक्षम थी। इससे ये प्रदर्शित हुआ कि यह कितना असामान्य था। युनचे ने प्रयोगात्मक रूप से प्रकाश की गेंद की ओर पहुंचते हुए अपना हाथ बढ़ाया। इसे स्पर्श न करें। जैस्मीन की आवाज उसके सिर में गूंज उठी और उसने जल्दी से अपना काम रोक दिया। उसने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका शरीर बिजली की गति से पीछे हट गया। इससे पहले कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों का पता लगा लें, इस चीज को छूने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तुम मरना चाहते हो? चमेली ने ठंडी सांस ली। ये प्रकाश का गोला वास्तव में क्या है? युनचे ने पूछा। प्रकाश की एक गेंद जो अनगिनत युगों तक टिकी रही। इसमें जो कुछ था वह निश्चित रूप से उसकी समझ से परे एक शक्ति थी। इसे अपने हाथ से छूने की उनकी कोशिश वाकई जोखिम भरी थी। यह कोई प्रकाश का गोला नहीं है, यह एक अत्यंत मजबूत सुरक्षात्मक बाधा है।
जैस्मीन ने भारी स्वर में कहा, ऐसा लग सकता है कि इसमें हमला करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे छूने की हिम्मत की होती तो ये तुरंत जवाबी हमला कर देता, और इसका सबसे कमजोर जवाबी हमला आपको मारने के लिए काफी होता। हजारों बार से अधिक। जैस्मीन के लिए वर्णनकर्ता के रूप में बेहद मजबूत शब्दों का उपयोग करना पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की यह लाल गेंद वास्तव में कितनी भयानक थी। और जैस्मीन के शब्द की इसका सबसे कमजोर पलटवार आपको हजारों बार मारने के लिए पर्याप्त होगा। निश्चित रूप से कम अतिरंजित नहीं था। युनचे का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। आप आखिरकार आ गए। धुएं जैसी हल्की आवाज इस क्षेत्र में धीरे धीरे गूंजी। इस बार यह कोई आध्यात्मिक ध्वनि प्रसारण नहीं, बल्कि एक वास्तविक आवाज थी। इसके अलावा यह एक महिला की आवाज थी। इस बार यह आवाज जैस्मीन को भी साफ सुनाई दे रही थी। आवाज पहले से भी ज्यादा करीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे यूचे के सामने से आ रही हो। यूचे ने तेजी से चारों दिशाओं में अपना सिर घुमाया और सावधानी से पूछा, वास्तव में आप कौन हैं? जैसे ही यूचे की आवाज गिरी, लाल रोशनी के गोले के किनारे से एक धुंधली सफेद छाया धीरे धीरे उभरी। ये सफेद कपड़े पहने एक महिला की छवि थी। उसका शरीर छोटा और थोड़ा झुका हुआ था और उसके आधे बाल भी सफेद थे। ये सब संकेत देता है कि यह एक बुजुर्ग थी जिसने बहुत पहले ही अपने अंतिम पड़ाव में कदम रखा था। तुम हो? यूचे ने चौंकते हुए अनजाने में कहा। उसके सामने बुजुर्ग महिला की छवि धुंधली लग रही थी। वह इस हद तक धुंधला था कि ऐसा लग रहा था मानो सफेद धुएं का तैरता हुआ स्तंभ हो जो हवा के झोंके से उड़ जाए। जिस दिन उसने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश किया था, उसी दिन से जैस्मीन ने उसे बताया था कि जिस इकाई ने उसे बुलाया था वह वास्तव में एक आत्मा हो सकती है। एक आध्यात्मिक शरीर जो बिल्कुल जैस्मीन जैसा ही था, लेकिन जैस्मीन का आत्मिक शरीर नग्न आंखों से देखा जा सकता था और यह किसी वास्तविक लड़की के शरीर से अलग नहीं दिखता था। और क्योंकि वह उससे जुड़ी हुई थी, वह उसे छू भी सकता था और यह वास्तविक शरीर को छूने से अलग नहीं लगता था। लेकिन उसकी आंखों के सामने आत्मा निराकार और तरंगित थी, हवा में मोमबत्ती की तरह लग रही थी। मैं एक अभिभावक हूँ। मैं अपनी छोटी मालकिन की रक्षा कर रही हूँ, बुढ़िया ने हल्की लेकिन बेहद प्राचीन आवाज में कहा। यदि वह स्पिरिट साउंड ट्रांसमिशन का उपयोग कर रही थी, तो इसका उपयोग लंबे समय में केवल एक बार किया जा सकता था, लेकिन अब जब वह आमने सामने बात कर रही थी, तो उसे ऐसी कोई बाधा महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा से आपकी तलाश में थी और मैं रही हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कितनी देर से? इतनी देर से आप मुझे ढूंढ रहे थे? यूचे ने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसके बाद उसने अपने बाएं हाथ पर नजर डाली और कहा, ओह है, आप क्या खोज रहे थे? स्काई पॉइजन पल। सही है, मैंने इस गहन जहाज को नियंत्रित किया, एक आयाम से दूसरे आयाम तक छलांग लगाते हुए। ये सब स्काई पॉइजन पल को खोजने के लिए। जरा ठहरिए। युनची की अभिव्यक्ति से अत्यंत आश्चर्य प्रकट हुआ। आपने जिस गहन जहाज का उल्लेख किया है, क्या वह विशाल गहन जहाज है जिसमें मैं भी हूँ? यह आपके नियंत्रण में है। शुरुआत में ये वास्तव में मेरे नियंत्रण में था, लेकिन उस समय मुझे भी एक शैतानी जहर दिया गया था और हर सांस मेरे जीवन और आत्मा को नष्ट कर देती थी। क्रम में अपनी जागरूकता बनाए रखने के लिए, ताकि मैं अपनी छोटी मालकिन की रक्षा करना जारी रख सकूं, मैंने अपना शरीर और अपनी आत्मा का 80% हिस्सा त्याग दिया। जो बचा है वह केवल एक लंबी आत्मा है, जो इस गहन जहाज को चलाने के लिए शक्तिहीन है। लेकिन गहन जहाज ने उस स्मृति छाप का अनुसरण किया जो मैंने शुरुआत में छोड़ी थी। लगातार यात्रा करते हुए आयामों का एक निर्धारित चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। प्रत्येक चक्र 300 वर्षों तक चलता है। गहन जहाज की ऊर्जा लगातार कम हो रही है और अब इसका ऊर्जा स्रोत बस लगभग समाप्त हो गया है, सुखाया हुआ। दयालु होने के लिए स्वर्ग को धन्यवाद। इससे पहले कि मेरी सुस्त आत्मा बुझ जाए और जहाज के नष्ट होने से पहले आप अंततः आ गए। यूचे का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने इस बूढ़ी महिला के कोमल लेकिन बेहद चौंकाने वाले शब्दों को तुरंत पचा लिया। इस अतुलनीय रूप से बड़े गहरे जहाज को वास्तव में किसी के द्वारा नियंत्रित किया गया था, और उसके सामने वाली बूढ़ी औरत वास्तव में इतने आश्चर्यजनक गहरे जहाज को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। और गहरे आकाश महाद्वीप में गहरे जहाज के प्रकट होने का कारण और हर 300 वर्षों में इसके प्रकट होने का कारण भी इस बूढ़ी महिला के कारण था। उसकी आत्मा सचमुच खत्म होने की कगार पर है। चमेली ने दया से युक्त धीमी आवाज में कहा, ये किसी भी क्षण हो सकता है। वास्तव में ये 100 सांसों के अंतराल में होगा। आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम होने के लिए जिसकी वह तलाश कर रही थी जब वह गायब होने वाली थी। शायद उसे दया करने की जरूरत नहीं है,
100 सांसों के भीतर यूनचे के दिल को झटका लगा और जैसे ही उसने बुढ़िया के धुंधले रूप को देखा, उसने पूछा, वास्तव में आप कौन हैं? और आप स्काई पॉइजन पर्ल की तलाश क्यों कर रहे हैं? वह क्या है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? बुढ़िया यूनचे के किसी भी बुरे इरादे को नहीं पहचान सकी और इसी बात ने उसे सबसे अधिक सांत्वना दी। उसने धीरे से कहा, मैं केवल एक अभिभावक हूँ। मेरी छोटी मालकिन और मेरी जाति को दुनिया बहुत पहले ही भूल चुकी है। अब उनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी छोटी मालकिन, उसके शरीर पर एक भयानक शैतानी जहर डाला गया है। सभी क्षेत्रों में केवल स्काई पॉइजन पर्ल ही उसे ठीक कर सकता है। इस शैतानी जहर के आक्रमण को रोकने के लिए हमारी छोटी मालकिन को सील कर दिया गया था अनंत काल के ताबूत में। अनंत काल का ताबूत। बुढ़िया की आवाज और अधिक अलौकिक हो गई। अराजक उथल पुथल, देवताओं और शैतानों की भयानक लड़ाई, आकाश का उलझ जाना, देवताओं और स्वर्गों का रोना। मैं अपनी छोटी मालकिन को ले आई, मेरे साथ भागने के लिए जहाज में। अनंत काल के ताबूत ने उसके शरीर और आत्मा को सील कर दिया। उसकी उपस्थिति को अराजक स्थान में गायब होने की अनुमति दी और उसे उस स्वर्ग विनाशकारी आपदा से बचने की अनुमति दी। यदि एक दिन आकाश विष मोती उसके शरीर से शैतानी जहर साफ हो सकता है और वह एक बार फिर जाग सकती है और मेरे कड़वे जीवन का अंततः सुखद अंत होगा। शैतानी जहर, शैतानी जहर। बुढ़िया द्वारा दोहराए गए शब्दों के कारण चमेली की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे जो जहर दिया गया था वह भी एक प्रकार का शैतानी जहर था और यह सभी शैतानी जहरों में से सबसे घातक था, पूर्ण ईश्वर को मारने वाला जहर। और इसी तरह केवल स्काई पॉइजन पर्ल ही इस जहर को पूरी तरह से साफ कर सकता है। बुढ़िया की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और उसके संदेश की सामग्री विकृत होने लगी। वह अपनी छोटी मालकिन की स्थिति और उत्पत्ति का खुलासा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अनजाने में पिछली स्थिति के टुकड़े उजागर कर दिए और यही वह समय था जब उसका पहले से ही धुंध जैसा रूप और भी पतला होने लगा। वह एक अभिभावक थी और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसने स्वेच्छा से अपने शरीर और अपनी आत्मा का 80% हिस्सा त्याग दिया। एक सतत आत्मा के रूप में अपने कर्तव्यों को लगातार उस हद तक पूरा करने के लिए जहां वह विलुप्त हो गई। यूनचे कैसे नहीं हो सकता स्थानांतरित? उसने लाल बत्ती के ढेर की ओर देखकर कहा, आपकी छोटी मालकिन को प्रकाश की गेंद द्वारा संरक्षित किया जा रहा है ना? स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में मेरे पास है। अगर यह वास्तव में आपकी छोटी मालकिन को बचाने में मदद कर सकता है और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो मैं वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।